हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और विकलांगता अधिनियम आज हम करने वाले हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन डेली शिफ्ट में यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो फटाफट करेंगे हम, बिना कुछ एक्स्ट्रा बात किए हुए, बिना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हुए। केवल जो एमसीक्यू बनाए गए हैं उन्हीं पे करेंगे। इसके एमसीक्यू आपको हमारे एमसीक्यू बैच में मिल जाएंगे। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के हमने 500 एमसीक्यू तैयार किए हैं। जो भी इसको लेना चाहता है, हमारे हम जीतेंगे बैच या हमारे एमसीक्यू बैच में आकर इसको प्राप्त कर सकता है। उसमें आपको एमसीक्यू बैच में टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यू मिलेंगे हर टॉपिक के। पहला क्वेश्चन है, विकलांगता संस्थान कहाँ पर है? विकलांगता संस्थान है सिकंदराबाद में। कहाँ पर है? सिकंदराबाद में है। श्रवणवादित संस्थान मुंबई में है। मुंबई में श्रवणवादित संस्थान है और मुंबई में ही प्रजनन संस्थान है। ठीक है, प्रजनन संस्थान ही मुंबई में है और श्रवणवादित संस्थान ही मुंबई में है। सिकंदराबाद में विकलांग संस्थान है। प्रतिभाशाली बालकों पर कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है? देखो, वो जल्दबाजी, अकाल प्रवणता, अपने अनुसार आगे बढ़ना, अनभिज्ञता, कुशल होने का जुनून। उनमें अनभिज्ञता नहीं होती, वो जानकार होते हैं, अनभिज्ञ नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की आईक्यू कितनी होती है? क्रो और क्रो ने प्रतिभाशाली बालकों की आयु बुद्धि लब्धि 130 प्लस बताइए। देखो, जो सामान्य बच्चे होते हैं, ये आईक्यू वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सामान्य बच्चों की जो आईक्यू होती है वो 90 प्लस होती है। ठीक है, 90 से 120 तक मान सकते हैं सामान्य की। सामान्य की कितनी मान सकते हैं? 90 से 120 समझ लीजिए सामान्य की। पिछड़ा जो वर्ग होता है, पिछड़े जो बच्चे होते हैं, पिछड़े वर्ग की 85 से 90 मान सकते हैं। ठीक है, जो मंद बुद्धि होते हैं उनकी 70 से कम होती है। मंद बुद्धि की कितनी होती है? 70 से कम। ये मंद बुद्धि का याद रखना, 70 से कम होती है। पिछड़ा का 85 याद रखना। सामान्य का 90 से 120 और 120 से ज़्यादा प्रतिभाशील बच्चों की होती है। किस प्रकार के बच्चे को दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है और वो मंगोल होते हैं? जड़ बुद्धि बच्चे होते हैं जिनकी जो मानसिक आयु होती है वो 20 से भी कम होती है। जिन बच्चों की मानसिक आयु 20 से कम होती है वो मंगोलिज्म होते हैं और उन्हें दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। किसके अनुसार प्रतिभाशील बालक उत्पादन दर तथा गुणवत्ता में श्रेष्ठ होते हैं? टेलर के अनुसार प्रतिभाशील बालक उत्पादन दर तथा गुणवत्ता में श्रेष्ठ होते हैं। इनमें से कौन प्रतिभाशील बच्चे का लक्षण नहीं है? पढ़ने लिखने में रुचि तो लेते हैं, रचनात्मकता भी गुण होता है, वे मौलिक चिंतन नहीं कर, वे मौलिक चिंतन करते हैं, हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो ये वाला जो लक्षण इसमें बोला है नहीं लेते हैं, जबकि वो लेते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए समृद्धि कार्यक्रम नहीं है ना? पाठ्यक्रम में समृद्धि ये तो है, वर्ग उन्नति ये भी है, विशिष्ट कक्षा का प्रबंध ये भी है। विशिष्ट आवासीय विद्यालय प्रतिभाशाली बालकों के लिए समृद्धि कार्यक्रम में नहीं आता। मतलब आवास, रहने के लिए व्यवस्था, कोई उनके अगर रहने की व्यवस्था कर दो, हम नहीं कह सकते कि वो वृद्धि करेंगे ही करेंगे। जन्म दोष उत्पन्न करने वाला, ऐसा रोग जो जन्म दोष उत्पन्न करता है उनको हम क्या कहते हैं? विरूप जन्म या टेरिटोजेंस बोलते हैं, या टेरोटोजेंस बोलते हैं, या विरूप जनक, जो जन्म दोष उत्पन्न करता है। अगला है, सबसे पहले मानसिक विकलांगता अधिनियम कब आया था? कहाँ पे आया था? 1913 में ब्रिटेन में सबसे पहले मानसिक विकलांगता अधिनियम आया था और यहीं पर ही सबसे पहले मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग हुआ था। आपसे पूछेंगे कहाँ अधिनियम में सबसे पहले मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग हुआ था? तो मानसिक विकलांगता अधिनियम में हुआ था। और ये कहाँ पे आया था? 1913 में आया था। कहाँ पर? ब्रिटेन में आया था 1913 में। पूरे विश्व में सबसे पहले मानसिक विकलांगता अधिनियम कहाँ पे आया था? 1913 में ब्रिटेन में आया था। हमारे यहाँ 1987 में आया था। डैश को अपनी कक्षा में अन्य बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में चुनौतीपूर्ण होती है। जो पिछड़े बच्चे होते हैं वो दूसरों के साथ तालमेल बिठाने में मतलब उतना अच्छे से नहीं बिठा पाते, तो उनको दूसरों के साथ तालमेल बिठाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। किस शब्द का उपयोग गर्भाधान के समय हड्डियां बनने तक विकसित होने शिशु के लिए किया जाता है? जब तक एक पूरी तरह हड्डी नहीं बन जाती, सारे अंग नहीं बन जाते, तब तक शिशु को क्या बोलते हैं? तब तक शिशु को भ्रूण बोला जाता है। अक्षमता को रोकने के लिए क्या किया जाता है? शीघ्र पहचान, समय पर हस्तक्षेप, दोनों ही इसके कारण हो जाएगी। अक्षमता को रोकने के लिए इन दोनों ही कारकों का उपयोग किया जाता है। अक्षम बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थानों और सरकारी सहायता, सरकारी प्राप्त जो संस्थान होते हैं उनमें कितना आरक्षण दिया जाता है? 5% आरक्षण दिया जाता है शैक्षिक संस्थानों में। वर्तमान में क्या है कि एक दिव्यांगता अधिनियम चल रहा है 2016 वाला, उसके अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में 5%
एक सेकेंड। इसके अनुसार शैक्षणिक जो संस्थान होते हैं वहाँ पे कितना आरक्षण दिया जाता है? 5%। और अगर सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी में विकलांगों को 4% आरक्षण दिया जाता है। और जो स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, शैक्षिक संस्थान होते हैं, वहाँ पर 5% आरक्षण दिया जाता है। कोई बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो और उसे स्थायी रूप से त्याग दिया हो, उसको कहाँ रखते हैं? उसको अनाथालय में रखते हैं। इंदौर में एक अनाथालय है 50 बच्चों का। इसके अलावा जो बाल संरक्षण गृह है, शिशु गृह है ना, संप्रेक्षण गृह है। और ये संप्रेक्षण गृह में अपराधी जो बालक होते हैं, ऐसे बच्चों को रखा जाता है। पश्चातवर्ती गृह हैं, ये ऐसे हैं जिनके घर नहीं होते हैं, अनाथ होते हैं, ऐसे घरों पर रखा जाता है। कठपुतली किस प्रकार की सामग्री होती है? कठपुतली एक दृश्य सामग्री होती है। कठपुतली एक दस्ताना होता है। दस्ताने का प्रयोग करके हम हाथों से हिलाते हैं और बच्चे को सिखाते हैं चीज़ें। जो ऐसा बच्चा जो कि सुन नहीं सकता, तो उसको देखने वाले मतलब दिखा कर कठपुतली द्वारा चित्र बनाकर उसको समझाया जाता है। तो किस प्रकार की सामग्री है? ये दृश्य सामग्री है। प्रतिभाशील जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। प्रतिभाशील, देखो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में वे बच्चे आ जाते हैं वो जो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। आपसे पूछेंगे कि कौन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में आ जाता है, तो अलग अलग रख देंगे। जिनकी रचनात्मकता भिन्न होती है, जो दूसरों के साथ समायोजन नहीं कर पाते, जो बहुत होशियार होते हैं या जो बहुत गधे होते हैं। तो आपको बस एक फैक्ट याद रखना है, जो सामान्य से अलग होते हैं। इसकी परिभाषा ही होती है, जो सामान्य से अलग होते हैं वो विशेष आवश्यक वाले बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, जो सामान्य से अलग होते हैं वो क्या कहलाएंगे? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के अनुसार मंदबुद्धि बालक के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं मंदबुद्धि बालक। एक बिल्कुल ही जड़ बुद्धि होता है, एक गंभीर मंदबुद्धि होता है, एक सामान्य मंदबुद्धि होता है। इस प्रकार से अलग अलग 4 प्रकार होते हैं मंदबुद्धि बालक के। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ जो डेफिशिएंसी है, मेंटल डेफिशिएंसी, उनके अनुसार तीव्र मंद बालक होते हैं। तीव्र मंद उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, मानसिक आयु भी और बौद्धिक आयु भी। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के अनुसार जो तीव्र मंद बालकों की जो मानसिक आयु होती है वो कितनी होती है? तीव्र मंद बालकों की जो मानसिक आयु होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2 वर्ष होती है। ये मतलब सबसे ज़्यादा जो मानसिक वाले बच्चे होते हैं उनमें ये आ जाता है। पिछड़े बालकों की शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी थी? शैक्षिक उपलब्धि की जो अवधारणा दी थी, सिरिल वर्ट ने दी थी। पिछड़े बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी? सिरिल वर्ट ने दी थी। मंदबुद्धि बालकों की जो आईक्यू होती है वो कितनी होती है? 70 से कम होती है मंदबुद्धि बालकों की आईक्यू। वे बालक पिछड़े हैं जो विद्यालय जीवन में अपनी आयु से एक सीढ़ी नीचे रहते हैं। ये किसने कहा था? ये सिरिल वर्ट ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था? मानसिक विकलांगता अधिनियम 1913 ब्रिटेन में किया जाता है। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिनके अप्रैल में एग्जाम है, तो ये सारे टॉपिक जैसे मैं अभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे करा रही हूँ, इसके साथ बाल श्रम अधिनियम की भी एक अलग से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बाल संस्थान की भी अलग से पीडीएफ मिल जाएगी। उससे आपका ये पूरा, और इसके अलावा 1040 स्कूल पूर्व देखभाल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे अधिनियम की ई बुक मिल जाएगी, सारी योजनाओं के एमसीक्यू की ई बुक मिल जाएगी। मतलब हर टॉपिक के एमसीक्यू और हर टॉपिक की थ्योरी, अगर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो सारे टॉपिक की थ्योरी मिल जाएगी। सारे टॉपिक की अगर आपको ट्रिक्स से वीडियो पढ़ना है तो ट्रिक्स से वीडियो भी मिल जाएंगे। और सारे टॉपिक की अगर आपको एमसीक्यू चाहिए पूरे सिलेबस के, तो आप हमारा एमसीक्यू बैच ले सकते हो। उसमें हर टॉपिक के एमसीक्यू हैं। एमसीक्यू भी चाहिए, थ्योरी भी चाहिए है, वीडियो भी चाहिए है, तो आप हमारा पूरा हम जीतेंगे पैकेज ले सकते हैं 499 में। और केवल आपको एमसीक्यू चाहिए तो 399 में ले सकते हैं। इनके साथ आपको एक टेस्ट ग्रुप मिलेगा जहाँ पे टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस होती है। अकेले टेस्ट ग्रुप लेना चाहते हैं तो 199 में टेस्ट ग्रुप भी ले सकते हैं। अगला है, विकलांग व्यक्तियों के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति कब आई है? 2006 में विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति आई है। पढ़ाई में पिछड़े हुए बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होगा? प्यार भरा रहेगा और स्नेहपूर्ण रहेगा और सहानुभूतिपूर्ण भी रहेगा। प्यार भरा और सहानुभूतिपूर्ण रहेगा। ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूएसए कमीशन ऑफ एजुकेशन ने कितने प्रतिशत बालकों को प्रतिभाशाली कहा है? 3 से 5% बालकों को प्रतिभाशाली कहा है। यूएसए कमीशन ऑफ इंडिया ने कितने? 3 से 5% बालकों को प्रतिभाशाली कहा है।
मूर्ख बालक की मानसिक आयु कितनी होती है? जो मूर्ख बालक होता है उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष से ज़्यादा होती है। एक मूढ़ होता है, एक मूढ़ होता है, एक जड़ होता है। उसमें जो मूर्ख होता है वो मूर्ख मंद बुद्धि का सबसे पहला प्रकार होता है और इनकी मानसिक आयु 8 वर्ष से ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी शैक्षिक योग्यता उसकी प्राकृतिक क्षमताओं से कम है उसको किस बालक के रूप में जाना जाता है? थोड़ी सी कम है प्राकृतिक क्षमताओं से तो उसको हम बोलते हैं पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक उसको बोला जाता है। कौन सा? पिछड़ा बालक। अगला है, वे बालक पिछड़े हैं जिनकी उपलब्धि सामान्य से कम होती है। ये किसने बोला है? ये हॉल ने बोला है कि ऐसे बालक पिछड़े होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य से कम होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कठपुतली का एक प्रकार नहीं है? कठपुतली मतलब क्या होता है? जिसको हम हाथ में दस्ताना वगैरह होता है जिसको पहन के बच्चे को सिखाया जाता है। तो जो डॉल होती है, जो गुड़िया होती है, वो कठपुतली का एक प्रकार नहीं है। बाकी ये तीनों होते हैं। कठपुतली का जो इंग्लिश मीनिंग होता है डॉल समझ के ये आंसर आपको नहीं लगाना। ये 2017 के पेपर में पूछा गया था। भारत में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब आया था? भारत में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में आया था और 2006 में क्या आई थी? मानसिक स्वास्थ्य नीति आई थी। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी 4th सेक्शन में, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टेबुलर आसा का क्या अर्थ होता है? टेबुलर आसा का अर्थ होता है कोरी स्लेट। हॉल ने इसका उपयोग, जॉन लॉक ने इसका उपयोग किया है। प्रतिभाशाली बालक कुल बाल जनसंख्या का 1% होते हैं। ये कथन किसने कहा है? स्किनर और हैरीमैन ने कहा है कि जो प्रतिभाशील बालक होते हैं वो कुल बाल जनसंख्या का केवल 1% ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशील बालक अपनी आयु स्तर के बालकों से योग्यता में बेहतर होते हैं। ये किसने कहा है? ये कोल सैनिक ने कहा है। कोल सैनिक ने बोला है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी जो आयु स्तर के बालक होते हैं उनसे तो योग्यता में बेहतर ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन मतिमंद बच्चों की विशेषता नहीं है? मतिमंद बच्चों की विशेषता नहीं है। मतलब ये कैसे होते हैं? शैक्षिक प्राप्ति उनकी प्राकृतिक क्षमताओं के स्तर से नीचे होती है। बिल्कुल सही है ये मतिमंद का। वे सामान्य स्कूल के काम में तालमेल नहीं रख पाते। ये भी सही है। अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से बहुत पीछे होते हैं। ये भी सही है। बुद्धि कम होना, ऐसा नहीं है कि बुद्धि ये सारी ऊपर की तीनों चीज़ें तो आती हैं, चौथी बुद्धि कम होना, इनकी नहीं, बुद्धि बहुत ज़्यादा कम होती है। कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क विकार हो। सबसे पहले इसको ये भी ध्यान रखना कि जो वर्तमान में दिव्यांगता अधिनियम आया है, दिव्यांगता अधिनियम जो आया है, राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट, उसमें दिव्यांगता एक्ट में जो 2016 में आया है उसमें सेरेब्रल पाल्सी को शामिल किया गया है। सेरेब्रल पाल्सी को विकलांग व्यक्ति माना गया है, विकलांग बच्चा माना गया है। दिव्यांगता अधिनियम में 21 प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया है। और ये जो सेरेब्रल पाल्सी होता है वो किन लोगों में ज़्यादा होता है? छोटे बच्चे इसके ज़्यादा शिकार होते हैं। कि कौन से छोटे बच्चे इसके शिकार होते हैं? अपन ने ऊपर पढ़ा था मूर्ख जो व्यक्ति रहता, मूर्ख जो बच्चा रहेगा, मूर्ख की जो आईक्यू होती है मानसिक, वो कितनी वर्ष होती है? 8 वर्ष होती है। और दूसरे नंबर पे आते हैं मूढ़। मूढ़ की मानसिक आयु कितनी होती है? मूढ़ की मानसिक आयु होती है 3 से 7। मूढ़ की कितनी होती है? 3 से 7। और जो जड़ होते हैं, जड़ की 3 से कम होती है। जड़ की कितनी होती है? 3 से कम होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक बाल अवस्था को क्या बोलते हैं? स्कूल पूर्व अवधि, खिलौने की अवधि, समस्या कठिनाई की अवधि। तो ये सभी इसके हो जाएंगे। देखो, आरंभिक बाल अवस्था को खेलने की अवस्था नहीं कहते हैं, खेलने की अवस्था नहीं बोलते हैं, खिलौनों की अवस्था बोलते हैं। खिलौनों की अवस्था बोलते हैं, खेलने की अवस्था नहीं बोलते हैं, खिलौनों की अवस्था बोलते हैं। क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था में ऐसा थोड़ी ना है बच्चा क्रिकेट खेलने जाने लग रहा है, बैडमिंटन खेलने जाने लग रहा है ना, तो वो किससे खेलेगा? खिलौनों से खेलेगा। तो खिलौनों की खेलने की अवस्था होती है, खेल की नहीं होती है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के अनुसार जो गहन बालक हैं उनकी मानसिक आयु कितनी होती है? गहन मानसिक मतलब जो बहुत ज़्यादा गहन मानसिक मंद वाले बच्चे होते हैं उनकी आईक्यू कितनी होती है? जिनकी मतलब जो बहुत ज़्यादा मंद बुद्धि होती है, उनकी गहन मानसिक बुद्धि होती है, उनकी मानसिक आयु होती है 7। कितनी होती है? 7 होती है। अगला है, डॉक्टर भार्गव ने कितने प्रकार के विशिष्ट बालकों का वर्णन किया है? डॉक्टर भार्गव ने 4 प्रकार के विशिष्ट बालकों का वर्णन किया है। डॉक्टर भार्गव ने कितने प्रकार के विशिष्ट बालकों का वर्णन किया है? 4 प्रकार के विशिष्ट बालकों का वर्णन किया है। फ्रेंड्स, ये वाला जो है ना गहन मंद है, गहन मंद में दो मानसिक आयु पाई जाती है, इसको सही कर लीजिएगा। गहन हो या तीव्र हो, इन मंद बालकों की जो मानसिक आयु होती है वो 2 होती है। ठीक है।
और डॉक्टर भार्गव ने कितने प्रकार के विशिष्ट बालकों का वर्णन किया है? 4 प्रकार का किया है कि कुछ मानसिक रूप से होते हैं, कुछ शैक्षिक रूप से होते हैं, कुछ समाज से समायोजन नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने 4 प्रकार के बालकों का वर्णन किया है। अगला है परिवेश के प्रति व्यक्ति का द्वितीयक समायोजन निर्धारित करने वाली मनोसामाजिक प्रणालियों में जो एक गतिक संगठन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको व्यक्तित्व कहते हैं, इसको पर्सनालिटी भी बोला जाता है। अगला है मानसिक विकलांगता अधिनियम कब आया था? 1913 में आया था, ब्रिटेन में आया था। क्या प्रदान करके व्यवहार की आवृत्ति कम की जा सकती है? दंड और नकारात्मक प्रबलन। कोई भी गलत व्यवहार कर रहा है तो उसकी आवृत्ति मतलब बार बार होने को कम किया जा सकता है। कौन सा परिदृश्य शैक्षिक पिछड़ेपन का परिणाम हो सकता है? पेशीय अक्षमता, संवेदी दुर्बलता, लंबी बीमारियां और स्वास्थ्य समस्या, तो ये सभी इसके कारण होते हैं जो शैक्षिक पिछड़ेपन का परिणाम हो सकते हैं। मंद गति से सीखने वाले बालकों की क्या विशेषता है? देखो, पठन में अधिगम अक्षमता बिल्कुल सही है। कर्णावर्त या श्रवण तंत्रिका की क्षति ये भी है। उनके लिए तर्क संगत चिंतन करना कठिन है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये विशेषता उनकी सबसे मेन हो जाएगी। ऊपर की तो होंगी ही होंगी, तो अधिगम तो बिल्कुल सीखेंगे नहीं, लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या होगी? वो तर्क नहीं कर पाएंगे। ये तो फिर भी थोड़ा बहुत कर ही लेंगे ऊपर वाले, है ना। मतलब ये कर्ण श्रवण तंत्रिका की क्षति तो नहीं होगा, लेकिन हाँ पठन में अभी अधिगम हो सकते हैं। लेकिन सबसे मेन है जो मंद गति से सीखते हैं कि वो तर्क नहीं कर पाते। मंद गति से सीखने वालों की एक विशेषता क्या होती है कि वो तर्क नहीं कर पाते हैं। अगला है जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापना का जो सुझाव आया था वो किस नीति में आया था? जवाहर नवोदय विद्यालय का सुझाव 1986 की शिक्षा नीति में आया था। मंदित बालकों के लिए प्रथम प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया था? पेरिस में खोला गया था। मंद बालकों के लिए प्रथम प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर? पेरिस में खोला गया था। जड़ व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो जड़ व्यक्ति होते हैं उनकी 20 से 25 होती है। प्रचुर मंद जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? प्रचुर मंद वालों की भी 25 ही होती है। अगला है ICPS का फुल फॉर्म क्या होता है? ICPS का होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम होती है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक व्यवहार सीखने का सबसे असामान्य तरीका कौन सबसे सामान्य तरीका कौन सा है? अनुकरण, समानुभूति, साझेदारी, ये सारे ही सामाजिक व्यवहार सीखने के तरीके हैं। एक प्रतिभाशाली बच्चे का पता लगाने के लिए प्रारंभिक खोज किस पर आधारित हो सकती है? बुद्धि लब्धि परीक्षण पर आधारित हो सकती है। एक प्रतिभाशाली बच्चे का अगर पता लगाना है तो उसके लिए जो प्रारंभिक खोज होती है वो किस पर आधारित हो सकती है? वो बुद्धि लब्धि परीक्षण पर आधारित हो सकती है। अगला है प्रतिभाशाली जो बच्चों की पहचान करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? व्यक्तित्व को मापने के लिए परीक्षण का उपयोग नहीं करना चाहिए प्रतिभाशाली वाले बच्चों की पहचान करने के लिए। एक बालक की शैक्षिक लब्धि 70 से कम है उस बालक को क्या कहते हैं? जिनकी शैक्षिक लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंदबुद्धि बालक बोलते हैं। इनमें से कोई ऑप्शन में नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे मंदबुद्धि होता तो मंदबुद्धि आ जाता। पिछड़े बालकों की कितनी होती है? 70 से 85 होती है, और 70 से कम किसकी होती है? मंदबुद्धि बच्चों की होती है। कौन सा परीक्षण पिछड़े बालक बालिका के लिए है? इनमें से कौन सा परीक्षण है जो पिछड़े बालक बालिकाओं के लिए होता है? व्यक्तिगत बुद्धि, सामूहिक उपलब्धि, सारे ही परीक्षण जो होते हैं पिछड़े बालक बालिका के लिए होते हैं। किस प्रकार के शिक्षण में पुरस्कार और दंड के महत्व पर जोर दिया जाता है? क्रिया प्रसिद्ध सिद्धांत जो है स्किनर का, उसमें पुरस्कार और दंड के आधार पर ही शिक्षा पर जोर दिया जाता है। टर्मन ने प्रतिभाशाली बालकों की आयु कितनी बताई है? टर्मन ने प्रतिभाशील बालकों की आयु 140 बताई है। टर्मन ने प्रतिभाशील बालकों की आयु 125 से ज़्यादा होती है, ये किसने कहा है? हैक ने बोला है कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी आयु 125 से ज़्यादा होती है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के अनुसार अल्पमंद बालकों की मानसिक आयु कितनी होती है? 11 होती है अल्पमंद बालकों की मानसिक आयु। 11 होती है अल्पमंद बालकों की मानसिक आयु। सबसे पहले होते हैं मंद, है ना, मंद होते हैं और फिर क्या होते हैं? अल्पमंद होते हैं। मतलब अल्पमंद मंद के पहले आ जाते हैं। सुविधाहीन या वंचित समुदाय में आने वाले विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाधित कैसे कर सकते हैं? उन्हें ट्यूशन पढ़ाने का कहकर, उन्हें रटने की मतलब प्रत्यास्मरण मतलब रटने का कहकर, उन्हें असफलता का डर दिखाकर, उन्हें उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय सहायता प्रदान करके। तो उन्हें उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय सहायता प्रदान करके जो बच्चे रहते हैं उनको सुसाधित किया जा सकता है, साधनों से योग्य किया जा सकता है।
प्रतिभाशाली जो छात्र होता है वो कैसा होता है, वो अपसारी विचारक होता है, मतलब वो तर्क करके चीज़ों को सोचना शुरू करता है। मतिमंद जो बच्चे होते हैं उनमें कौन से लक्षण देखे जाते हैं, वो अवधारणाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। जो मतिमंद बच्चे रहते हैं वो कैसे होते हैं, वो अपनी अवधारणाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अगला है पिछड़े बालक का आईक्यू कितना होता है, पिछड़े बालक का आईक्यू 85 से कम होता है। कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होता, किसी भी जानकारी को बहुत ज़्यादा धीमी तरीके से वो एब्जॉर्ब करते हैं, धीमी तरीके से सीखते हैं, ये प्रतिभाशाली बच्चों का लक्षण नहीं होता, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, जबकि जो पिछड़े होते हैं उनका स्तर कितना भी पढ़ ले उनको बहुत धीरे ही समझ में आता है। गिफ्टेड या मेधावी होने का लक्षण क्या होता है, जो गिफ्टेड होते हैं उनका क्या लक्षण होता है। सबसे पहले अभिव्यक्ति में नव्यता होती है, बहुत अच्छे से हर चीज़ को बोलते हैं, उनमें जिज्ञासा पाई जाती है। तो ये दोनों ही मेन मेधावी होने के लक्षण होते हैं, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, जब सोनू कक्षा में होता है तो शिक्षक देखते हैं कि उसका ध्यान लगातार भटक रहा है और उसको ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो रही है। ये किस प्रकार के लक्षण बता रहा है, किस प्रकार का बच्चा है वो पिछड़ा विद्यार्थी है। जब आप उसका ध्यान भटक रहा है, वो नहीं कुछ कर रहा है, कक्षा में तो बैठा है लेकिन उसका ध्यान एक जगह पे लग नहीं रहा है, तो वो किस प्रकार का बच्चा होगा, वो पिछड़ा बच्चा होगा। अक्षम बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थानों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण दिया जाता है। ये आरक्षण किसके द्वारा दिया जाता है, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। जो अक्षम बच्चों को जो आरक्षण दिया जाता है वो किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा अक्षम बच्चों को आरक्षण दिया जाता है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डेफिशिएंसी के अनुसार जो मध्यमंद बालक है उनकी मानसिक आयु कितनी होती है, जो मध्यमंद होते हैं उनकी 7 होती है। मध्यमंद जो होते हैं, केवल मंद होते हैं उनकी 11 होती है, जो मध्यमंद होते हैं उनकी कितनी होती है, 7 होती है। और जो अल्पमंद होते हैं उनकी 3 से 7 होती है। निम्नलिखित में से कौन सीखने का प्रकार नहीं है, परीक्षण और त्रुटि भी है, परंपरागत अनुकूलन भी है, इंस्ट्रूमेंट अनुकूलन भी है, पदार्थवादी अनुकूलन, किसी भी पदार्थ से सीखना, अनुकूलित होना पदार्थ पर, ये जो है सीखने का एक प्रकार नहीं है। सेरेब्रल पाल्सी क्या है, सेरेब्रल पाल्सी एक तंत्रिका संबंधी रोग होता है, विकलांगता के अंतर्गत ये आता है। किसी असाधारण बच्चों की अद्वितीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु विशेष तौर पर डिजाइन किए गए अनुदेश क्या कहलाते हैं, जो स्पेशली उनके लिए बनाए जाते हैं, जो विशेष बच्चे रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं विशेष शिक्षा, जो विशेष शिक्षा के लिए बनाए जाते हैं। बेंटले के अनुसार प्रतिभाशील बालक की लब्धि कितनी होती है, बेंटले के अनुसार जो प्रतिभाशील बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 110 होती है, कितनी होती है, 110। निम्नलिखित में से कौन औसत से निम्न बौद्धिक क्रियाशीलता से संबंधित है, जो अनुकूलनात्मक व्यवहार में कमी के साथ मौजूद होता है, वो होता है मानसिक मंदता। मानसिक मंदता जो है निम्न सामान्य बौद्धिक क्रियाशीलता से संबंधित होती है, कौन, मानसिक मंदता। अगला क्वेश्चन है, मूर्ख व्यक्ति की विशेषता क्या होती है, मूर्ख जो व्यक्ति होता है उसकी मेन विशेषता क्या होती है, दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है, सही है, लेकिन इनमें मौलिकता का अभाव होता है, ये मेन इसकी विशेषता होती है। देखो, मूर्ख में भी एक होता है जड़, एक होता है जड़ और एक होता है मूर्ख और एक होता है मूढ़। तो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको खुद का काम तो कर लेता है, उसको दूसरों से सहायता भी लेना नहीं पड़ती, लेकिन वो उसमें मौलिकता का अभाव होता है, वो किसी से कोई भी चीज़ को जो है ना उस पर बात नहीं कर सकता है, सोच नहीं सकता, उसमें उतनी क्षमता नहीं होती, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। तो इसकी मेन विशेषता क्या होगी, इसमें मौलिकता का अभाव होता है। किसने बताया कि मानसिक मंदता का आधार आनुवंशिकता है, गोडार्ड ने बोला है कि मानसिक मंदता का आधार क्या होता है, आनुवंशिकता होता है। सीएम राइज स्कूल की स्थापना कब हुई थी, 2021 में सीएम राइज स्कूल की स्थापना की गई। कौन बच्चों को हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से संरक्षण प्रदान करता है, जो बाल संरक्षण आयोग है वो बच्चों को हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से संरक्षण प्रदान करता है। पेशीय ऊतकों में अधिक एडिपोज जो जम जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कैसा शरीर बोलते हैं, जब पेशी ऊतकों में बहुत ज़्यादा एडिपोज जम जाता है, मोटा चढ़ जाता है, चर्बी चढ़ जाती है, इसको अंतःरूपी गठन एंटोमार्फी भी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटोमार्फी भी बोलते हैं। चिकित्सीय मनोविज्ञान के अनुसार जो पिछड़े बालक होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है मूर्ख, एक होता है मूढ़ और एक होता है जड़।
अगला है कौन सा अपवर्तन त्रुटि से संबंधित नहीं है, देखने की मोतियाबिंद अपवर्तन त्रुटि से संबंधित नहीं है। अगला है आनुवांशिक रोगी किससे संबंधित हैं, हीमोफीलिया से संबंधित होते हैं। हाइपरटेंशन मतलब होता है हाई बीपी, ये कोई आनुवांशिक रोगी से संबंधित नहीं, जरूरी नहीं है ये हो, लेकिन हीमोफीलिया अगर किसी परिवार में है तो वो होगा जरूर कि होगा। फाइब्रोसिस मतलब होता है रक्त का थक्का ना जमना। एड्स किससे संबंधित होता है, एड्स वायरस से संबंधित होता है, यहाँ पे वायरस नहीं है बीमारी है, तो ये किससे हो जाएगा, बीमारी से हो जाएगा। ये लेंटी वायरस परिवार से संबंधित होता है। इसके अलावा ये रेट्रो वायरस से होता है, रेट्रो वायरस से होता है। और इस वायरस का नाम क्या है, मेन ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। इसके लिए 1992 से प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। किंडरगार्टन पद्धति की जो मतलब किंडरगार्टन पद्धति जिसके द्वारा सिखाया जाता है क्या होता है, मात्र खेल उपहार गीत सभी द्वारा, इन सभी के द्वारा सिखाया जाता है। अतिक्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस बालक की विशिष्टता होती है, अधिगम निर्योग, जो सीखने में निर्योग्य होता है वो अवधान में रुकावट मतलब पैदा करता है सीखने में। असामान्य गुण वाला बालक क्या कहलाएगा, जिसके जो सामान्य नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट बालक कहलाएगा। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं उनको सीखना बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सीखना बोलते हैं। समाजीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो अनुशासन, असुरक्षा, माता पिता व्यवहार, ये सभी कारण जो होते हैं समाजीकरण में बाधक तत्व होते हैं। विकास किससे प्रभावित होता है, तो विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास वंशानुक्रम से भी प्रभावित होता है और वातावरण से भी प्रभावित होता है। बीज अवस्था किस अवस्था से संबंधित होती है, बीज अवस्था जो होती है वो डिम्ब अवस्था से संबंधित होती है। बीज अवस्था जब बीज जो होता अंडा जो होता है, अंडोत्सर्ग जब होता है और जो संलयन की प्रक्रिया जो होती है उसको हम डिम्ब अवस्था बोलते हैं। कुपोषण पर नियंत्रण करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, बाल शक्ति योजना कुपोषण पर नियंत्रित करने चलाई गई है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये बाल शक्ति योजना की शुरुआत कब की गई थी। बाल शक्ति योजना की शुरुआत कब की गई थी ये आपको बताना है। जननी सुरक्षा योजना NRHM के तहत चलाई जा रही है। आज इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछा गया था और लाडली लक्ष्मी योजना से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इन क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगला है मनोविज्ञान का उपयोग, मनो अभियान का उपयोग किस अपराध के लिए किया जाता है। मनो अभियान का जो उपयोग किया जाता है वो बाल अपराध के लिए किया जाता है। मनो अभियान का उपयोग क्यों किया करते हैं, बाल अपराध के लिए करते हैं। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई थी, पल्स पोलियो जो अभियान है उसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1999 में की गई थी। 2 अक्टूबर 1999 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई, सॉरी 99 में नहीं की गई, 2 अक्टूबर 1995 में की गई थी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये सेम टू सेम ऐसा का ही ऐसा 2017 के पेपर में आया था। उन्होंने 1995 ऑप्शन में ही नहीं दिया था, तो अब जब उन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया तो आप कौन सा लगाओगे, तो 1999 लगाओगे। 2017 की किसी शिफ्ट का ये क्वेश्चन है और यहाँ पे 1995 ऑप्शन में ही नहीं था। तो पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत वैसे तो 2 अक्टूबर 1995 में हुई थी, लेकिन कुछ भागों के रूप में कुछ डोजेस के रूप में परिवर्तन कर इसकी 1999 में स्टार्टिंग की गई थी, इसलिए उन्होंने 1999 का ऑप्शन दिया था। तो अगर 1995 आए तो 1995 लगाइएगा, नहीं तो 1999 लगाइएगा। 2014 में इसका उन्मूलन हो चुका है। अगला है जननी सुरक्षा योजना कब आई थी, जननी यहाँ पर शिशु सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना कब आई थी, 2011 में आई थी। और जननी सुरक्षा योजना कब आई थी, 2005-06 में आई थी। और जननी शिशु सुरक्षा योजना 2011 में आई थी। यहाँ पर भी इन्होंने ये शिशु हटा दिया था और ऐसा क्वेश्चन दिया था 2017 के एग्जाम में। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ये ऐसा ही आपको करना है, 2011 ही लगाना, समझ लेना ये जननी शिशु सुरक्षा योजना है, क्योंकि उन्होंने वो ही नहीं दिया था, उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया था। पूर्वशालेय शिक्षा के जन्मदाता कौन है, पूर्वशालेय शिक्षा के जन्मदाता मैकमिलन बहन है। कौन है, मैकमिलन बहन है पूर्वशालेय शिक्षा के जन्मदाता। नवजात शिशु की जो आयु होती है वो कितने दिन की होती है, 28 दिन तक होती है नवजात शिशु की आयु। नवजात जो होता है उसकी 28 दिन होती है। जो शिशु होता है उसकी 28 दिन से 1 साल तक होती है। शिशु की 28 दिन से 1 साल होती है और नवजात की 28 दिन तक की आयु होती है। व्यक्तित्व किससे संबंधित होता है, व्यक्तित्व जो होता है पर्सोना या व्यक्तित्व से संबंधित होता है।
चेतन केंद्रीय विद्यालय शारीरिक विकलांग बालकों की शिक्षा हेतु कहाँ पर है? चेतन केंद्रीय जो विद्यालय है वो मुंबई में है। इसके अलावा ये लखनऊ में भी है। इसके अलावा ये लखनऊ में भी है और मुंबई में भी है। लखनऊ में भी इसकी ब्रांच है। गर्भावस्था में प्लेसेंटा का जो निर्माण होता है वो किस अवस्था में होना स्टार्ट हो जाता है? प्लेसेंटा का निर्माण कब होना स्टार्ट हो जाता है? देखो यहाँ पे 6वां सप्ताह लिखा है, लेकिन ये चौथे से 6वें सप्ताह में होना आरंभ हो जाता है। चौथे से 6वें सप्ताह में होना आरंभ हो जाता है और 12वें सप्ताह में इसका निर्माण पूर्ण हो जाता है। 12वें सप्ताह में इसका निर्माण पूर्ण हो जाता है। अगला है हस्तशिल्प की जो शिक्षा है वो किस प्रकार के बालकों को दी जानी चाहिए? हस्तशिल्प की जो शिक्षा है वो पिछड़े बालक को दी जानी चाहिए। जैसे कि कोई भी बीड़ी बनाने का दे दो, अगरबत्ती बनाने का दे दो, ये सारे जो काम है वो पिछड़े हस्त बच्चों को दे देना चाहिए, क्योंकि वो सीखने में रुचि नहीं लेते हैं। प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चा कैसे सीखता है? सूझ द्वारा सीखता है। यहाँ बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि अनुकरण द्वारा सीखता है, तो अनुकरण द्वारा नहीं सीखता, सूझ द्वारा सीखता है, क्योंकि वो बाल अवस्था में पहुँच जाता है। शैशव अवस्था में अनुकरण द्वारा सीखता है। नवजात शिशु की अवधि भी मैं बता चुकी हूँ। स्थूल गतिविधि तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित है? देखो क्रियात्मक विकास से संबंधित है स्थूल गतिविधियां तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। स्थूल गतिविधि का मतलब होता है बड़े बड़े काम, जैसे कि आप दौड़ लगा रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, आप कहीं पे जा रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं। जबकि सूक्ष्म क्रियात्मक वर्ग कैसा होता है कि आप बैठे बैठे सुई में धागा डाल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? क्रियात्मक हो जाएगा, सूक्ष्म क्रियात्मक हो जाएगा। स्थूल मतलब बड़ा काम करना और सूक्ष्म मतलब छोटा काम करना। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? देखो हड्डियां जो होती है, हड्डियों की जो संख्या होती है वो नवजात से बुढ़ापे तक कम होती जाती है। सबसे पहले शिशु की हड्डियां जो होती हैं वो मिली नहीं होती हैं, इसलिए इनकी संख्या ज़्यादा होती है। नवजात की हड्डियों की संख्या 350 होती है। जो बच्चे जो कि बालक होते हैं उनकी 270 होती है। इसके अलावा जो वयस्क हो जाते हैं उनकी 206 होती है और लगभग 200 से 170 पहुंच जाती है बुजुर्ग की। ठीक है, बुजुर्ग की। तो याद रखिएगा नवजात की कितनी होती है? 350 होती हैं। ठीक है, नवजात की कितनी होती है? 350 होती है। एक पिछली बार ये क्वेश्चन आया था 270 माना था इसका आंसर, तो ये क्वेश्चन गलत है। जो ऑप्शन है यहाँ पर 350 ही होती है नवजात की से, क्योंकि सबसे पहला जो बच्चा जब होता है तो उसकी हड्डियाँ क्या होती हैं? बिखरी हुई होती है, इसलिए उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद बीच की अवस्था में बालक में होती है और सबसे बाद में होती है वयस्क में, सबसे कम होती है वयस्क में। ड्वाक्रा विशिष्ट बालक एवं महिलाओं की देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये क्या सही है? बिल्कुल सही है, महिला और बच्चों के लिए ये बनाया गया है। कौन उल्लेखनीय रूप से औसत से कम सामान्य बौद्धिक क्रियाशीलता से संबंधित है? जो अनुकूलनात्मक व्यवहार में कमी के साथ मौजूद होता है, तो ये होता है मानसिक मंदता। कम सामान्य बौद्धिक क्रियाशीलता से संबंधित कौन है? मानसिक मंदता है। अगला है बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए व्यावसायिक परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? प्रतिस्पर्धी रोजगार के लिए तैयारी। मतलब जो बौद्धिक अक्षम लोग होते हैं उनके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो दूसरे लोगों से कॉम्पीट कर सकें। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि प्रशिक्षणीय बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? प्रशिक्षणीय का मतलब होता है TMR। TMR का इसकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 36 से 49 होती है। TMR ऐसे बालक होते हैं जिनको हम ट्रेनिंग मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड बोलते हैं। ऐसे बालक जिनको हम रोजाना के काम काज के लिए जो अपने जो खुद के पर्सनल वर्क होते हैं, खाना खाना, टॉयलेट जाना, कपड़े बदलना, कंघी करना, ये सारे कामों की ट्रेनिंग हम बालकों को दे सकते हैं। ऐसे बालक TMR कहलाते हैं और इनकी IQ जो होती है 36 से 49 होती है। एक होते हैं EMR होते हैं। EMR को हम एजुकेशनल मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड बोलते हैं। ऐसे बालकों को हम उनकी आजीविका चलाने के लिए शिक्षित कर सकते हैं। और एक जो होते हैं CMR होते हैं। CMR मतलब बिल्कुल ही डल बच्चे होते हैं, मंगोल इनको हम बोला जाता है। ये कस्टडी मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं। इनको अपने दैनिक कार्यों के लिए भी अपने गार्जियन की, अपने माता पिता की आवश्यकता होती है। अगला है मानसिक रूप से जो मंद बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम सबसे अच्छा होगा? व्यक्तिक अनुदेशन, मतलब व्यक्तिगत रूप से उनको सिखाना, ये अनुदेशन सबसे अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऐसी है जो मानसिक रूप से अक्षम बच्चे में सामान्य रूप से नहीं होती? विलंबित प्रतिक्रिया, सामाजिक बुद्धि में कमी,
विकासात्मक लक्ष्य में विलंब, याद रखने की क्षमता, तो याद रखने की क्षमता उनमें नहीं होती, बाकी के तीनों उनमें होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक बंद व्यक्ति की सीखने की विशेषता नहीं है? धीमी गति से सीखना बिल्कुल है। अल्प स्मृति पाने के लिए त्वरित अनुकरण अधिगम, सामान्यीकरण करने की क्षमता, सामान्यीकरण करने की मतलब किसी भी जटिल चीज को सरल करने की क्षमता उनमें नहीं होती है, तो ये नहीं आएगा। बाकी वो धीमी गति से भी सीखते हैं, अल्प स्मृति पाने के लिए त्वरित होते हैं, और अनुकरण अधिगम मतलब दूसरों के द्वारा ही सीख पाते, खुद की सूझ द्वारा नहीं सीख पाते। और उनकी कौन सी विशेषता नहीं होती? सामान्यीकरण वो नहीं कर पाते। फेनिलकेटोनुरिया, जिसको हम पीकेयू बोलते हैं, किस प्रकार का एक विकार होता है? ये उपापचय विकार होता है। खाना जो होता है वो पचता नहीं है। अगला है, बच्चों में मानसिक मंदता का कारण क्या हो सकता है? गर्भाधान के समय कोई कारण हो गया हो, माँ के गर्भ में कोई अंतर कार्यकारी कारण हो गया हो, जन्म के बाद किसी दुर्घटना, तो सभी इसके कारण हो जाते हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, मानसिक मंदता का तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से उप औसत सामान्य बौद्धिक कार्यप्रणाली से है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुकूलन व्यवहार में कमी आती है। यह कथन किसने दिया गया? तो ये AAMR ने दिया गया, जिसका मतलब होता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल रिसर्च। कौन बौद्धिक क्षमता का उदाहरण है इनमें से? तो मानसिक मंद, देखो मानसिक बुद्धि तो बौद्धिक बुद्धि से ही जुड़ी हुई है, तो बौद्धिकता तो इसका आंसर होगा। डिसलेक्सिया जो है वो अधिगम अक्षमता होती है। डिसलेक्सिया अधिगम अक्षमता होती है जिसमें पढ़ने में समस्या आती है। ध्यान अभाव सक्रियता विकार भी बौद्धिक अक्षमता में नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका? मानसिक मंदता हो जाएगा। शैक्षिक प्रयोजन के लिए मानसिक मंदन वाले विद्यार्थियों को किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? शिक्षणीय में कर सकते हैं, कस्टडी में कर सकते हैं, प्रशिक्षण में कर सकते हैं, विश्लेषणात्मक में नहीं कर सकते। शिक्षणीय मतलब जिनको जीविका चलाने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। अभिरक्षात्मक वो होते हैं जिनको अपने काम के लिए दूसरे की जरूरत पड़ती है। प्रशिक्षणीय वो होता है जिनको दैनिक काम सिखा सकते हैं। CMR वही हो गया, कस्टडी मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। कस्टडी मतलब होता है अभिरक्षा। इसके बाद मेंटली मतलब होता है जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, मानसिक रूप से मंद होते हैं, उनको हम मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं। तो CMR का फुल फॉर्म ये हो जाएगा। अब इसमें वैसे बच्चे आते हैं जिनकी IQ बहुत ज़्यादा ही कम होती है, बिल्कुल जड़ बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, इनको दूसरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ये अपने खुद के काम भी नहीं कर सकते, पर्सनल काम भी नहीं कर सकते। प्रशिक्षण दे सकते हैं, तो प्रशिक्षण किसका देंगे? टी से मतलब होता है ट्रेनिंग। टी से मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग देकर ही हम तो उनको सिखा सकते हैं। ट्रेनिंग मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं, मतलब हम उनको ट्रेनिंग देकर ही सिखा सकते हैं कि आप इस तरह से नहा सकते हो, इस तरफ से आप बाल बना सकते हो, इस कपड़े ऐसे पहन सकते हो, तो इसका प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो वो कौन से कहलाते हैं? वो TMR वाले बच्चे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि जिन बच्चों की IQ 70 से कम होती है वो मंदबुद्धि होते हैं? क्रो ने कहा है कि जिनकी IQ 70 से कम होती है वो मंदबुद्धि होते हैं। हल्का मंदबुद्धि कौन होता है? EMR को हम हल्का मंदबुद्धि कहते हैं। मतलब ये मंदबुद्धि तो है लेकिन बहुत कम है। इनको एजुकेशनल मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं। इनको हम नॉर्मली आजीविका, ये अपने घर का और अपना खुद का और अपने घर का पालन पोषण कर सकें, इनको ये सिखा सकते हैं। ये हल्का मंदबुद्धि होते हैं। मध्यम मंदबुद्धि कौन से कहलाते हैं? TMR, जिनको हम नॉर्मल के लिए अपने खुद का काम करने का प्रशिक्षण दे सकते हो। गहन मंदबुद्धि मतलब मंगोल बच्चे होते हैं। CMR कस्टडी मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं। जीविका चलाने का प्रशिक्षण किसको दे सकते हैं? एजुकेशनल मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड को दे सकते हैं। दैनिक काम करने का प्रशिक्षण किसको दे सकते हैं? TMR को दे सकते हैं। जो ट्रेनिंग मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड इनको दे सकते हैं। अगला है, किस प्रकार के बालक बिना अभिभावक की सहायता से कोई काम नहीं करते? CMR नहीं कर सकते, जिनको हम कस्टडी मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड बोलते हैं। मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है? कौन सी पद्धति इनमें सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है? जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, व्यक्तिगत शिक्षा, मॉन्टेसरी, बुनियादी, ये सारी ही शिक्षा मंदबुद्धि बालकों के लिए आवश्यक होती है। किसने मानसिक मंदता का कारण वंशानुक्रम को बताया है? गोडार्ड ने मानसिक मंदता का कारण वंशानुक्रम को बताया है।
कौन मानसिक मंदन का सबसे सामान्य कारण है? माता में मधुमेह, गर्भावस्था के दौरान मानसिक समस्या, माता में पीलिया और माता में जर्मन मीजल्स या खसरा। वैसे तो ये सभी कारण होते हैं, लेकिन जो जनरल सबसे सामान्य कारण होता है वो होता है माता को अगर खसरा हो गया हो तो वो सबसे मेन कारण हो जाता है। कौन सा विकार ऐसा है कौन सा विकास संबंधी विकार है जो बौद्धिक दिव्यांगता के साथ गठित होता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार होता है वो बौद्धिक दिव्यांगता के साथ गठित होता है। कौन सा? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार जो होता है वो विकास जो बौद्धिक दिव्यांगता के साथ घटित होता है। सामान्यतः बौद्धिक अक्षमता से संबंधित बुद्धि लब्धि श्रेणी कौन सी होती है? 70 से नीचे। 70 से नीचे जो होती है वो बिल्कुल बौद्धिक अक्षम होते हैं, उनकी बुद्धि काम ही नहीं करती है। रिट सिंड्रोम स्वलीनता किसका एक रूप होता है? मतलब अपने में ही लीन रहने का एक रिट सिंड्रोम होता है, जिसमें बच्चा किसी दूसरे पर ध्यान ही नहीं पाता, स्वयं ही में खुद ही में लीन होता है, और ये गंभीर रूप होता है स्वलीनता का। कौन सा अधिगम को अक्षमता से नहीं जोड़ा जा सकता है? आनुवंशिकी कारक, परिवेश कारक, सिर की चोट या बुद्धि का मंद विकास। बुद्धि का मंद विकास हो रहा है तो इसको हम अधिगम से नहीं जोड़ सकते, मतलब सीखने से नहीं जोड़ सकते। वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिन का स्नावन कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। इसकी कमी से बच्चा नाटा बोना हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है तो ये अतिकाय रोग हो जाता है, भीमकाय, बहुत बड़ा शरीर हो जाता है। बायोलॉजी मेंटल डिफेक्ट बुक किसने लिखी है? पैन रोज ने लिखी है। इन्होंने मानसिक दुर्बलता को 4 भागों में बांटा है। किस प्रकार के मेंटल डिफेक्ट में मस्तिष्क का आकार फैल जाता है? हाइड्रोसेफेली एक ऐसा रोग होता है जिसमें मस्तिष्क का आकार बहुत ज़्यादा फैल जाता है और उसमें जो फ्लूइड होता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। माइक्रोसेफेली का निदान तब किया जाता है जब मस्तिष्क परिधि कितने से कम हो जाती है? 3 मानक विचलन से जब मस्तिष्क की परिधि कम होती है तब माइक्रोसेफेली का निदान किया जाता है। संक्रमित माताओं के नवजात से बच्चों में माइक्रोसेफेली उत्पन्न करने वाला वायरस कौन सा होता है? जो संक्रमित माताओं के नवजात बच्चों में उत्पन्न करता है वो है जीका वायरस। संक्रमित माताओं के नवजात बच्चों में माइक्रोसेफेली उत्पन्न करने वाला वायरस कौन सा होता है? जीका वायरस होता है। माइक्रोसेफेली में मस्तिष्क का आकार कितने से कम होता है? 31 इंच से कम होता है। माइक्रोसेफेली में जो मस्तिष्क का आकार होता है वो कितने से कम होता है? 31 इंच से कम होता है। अगला है, किसके अल्पस्नाप के कारण क्रेटिनिज्म या बौनापन हो जाता है? थायराइड ग्रंथि के अल्पस्नाप के कारण या थायराइड ग्रंथि के कम सीक्रेशन के कारण क्रेटिनिज्म या बौनापन रोग हो जाता है। क्रेटिनिज्म का कारण क्या है? हाइपोथायराइडिज्म है। किसके अनुसार बाल अपराध एक सामाजिक व्यवहार होता है? हेल्डफील्ड ने कहा है कि जो बाल अपराध होता है वो एक सामाजिक व्यवहार है। बाल अपराध का कारण अनुवांशिक दोष को किसने बताया है? सीजर लैम्ब्रोसो ने बाल अपराध का कारण आनुवंशिकता को बताया है। यूएनए महासभा ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे को बाल अपराधी बनाया है? 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल अपराधी बताया है यूएनओ महासभा ने। हार्वर्ड बेकर ने कितने प्रकार के बाल अपराध बताए हैं? हार्वर्ड बेकर ने 4 प्रकार के बाल अपराध बताए हैं। बोस्टन प्रणाली सबसे पहले कहाँ पर लागू की गई थी? यूनाइटेड किंगडम में बोस्टन प्रणाली सबसे पहले लागू की गई थी, जहाँ पर अपराधी बच्चों को रखा जाता था। बोस्टन स्कूल के जन्मदाता कौन है? जन्मदाता पूछ रहे हैं, शब्द का नहीं पूछ रहे हैं। तो बोस्टन स्कूल के जन्मदाता ब्राइस हैं। कौन है? ब्राइस हैं। कारावास, किशोरबंदी संस्थान और बोस्टन संस्था किस सूची में आते हैं? ये राज्य सूची में आते हैं, राज्य की जिम्मेदारी होती है। बोस्टन स्कूल की वास्तविक शुरुआत किसने की थी? बोस्टन स्कूल की जो वास्तविक शुरुआत की थी वो पीटरसन ने की थी। अगला है, यदि अधिकतम सुधार के बाद व्यक्ति की दृष्टि कम है, कितने से कम है, तो उन्हें दृष्टिबाधित कहा जाएगा। अगर उनकी जो बच्चों की दृष्टि 6/60 से कम होती है तो उसको दृष्टिबाधित कहा जाता है। चिंता के कारण बालक में यदि दौरे पड़ते हैं तो उसको बोलते हैं हिस्टीरिया। चिंता के कारण यदि बालक में दौरे पड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? हिस्टीरिया बोलते हैं। जब अस्थि संबंधित विकार होता है तो उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। पठन संबंधित विकार होता है तो उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिसकैलकुलिया मतलब जब गणित संबंधी विकार होते हैं तो उसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं। जब गणित संबंधी विकार होगा तो क्या बोलेंगे? डिसकैलकुलिया बोलेंगे।
PWD अधिनियम जो विकलांगता अधिनियम है उसके अनुसार असक्त व्यक्ति की चिकित्सीय सत्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए वह कम से कम कितने असक्तता से ग्रसित हो। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो विकलांगता का प्रमाण पत्र मिलता है वो कितने प्रतिशत विकलांगता होने पर मिलता है। 40% विकलांगता होने पर विकलांगता का सर्टिफिकेट मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटक जाती है, तो वह किस से ग्रसित होती है। पढ़ते समय अटकना मतलब पठन संबंधित समस्या आ रही है, तो क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। एक मानसिक स्वास्थ्य विकार जो आपके रूप रंग को लेकर अत्यधिक परेशानी करता है। जब व्यक्ति को अपने रूप रंग को लेकर परेशानी हो कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ, तो उसको हम बोलते हैं डिस्मार्पिया। डिस्थीमिया मतलब जब बहुत ज़्यादा तनाव लेने की समस्या हो जाती है बच्चे में, कुछ समझ नहीं पाता, तो उसको डिस्थीमिया बोलते हैं। डिसलेक्सिया मतलब होती है पठन संबंधित समस्या होती है, और डिसलेक्सिया मतलब होता है गणितीय समस्या नहीं कर पाता, तो उसको हम गणित को 1 को 2 पढ़ रहा है, 2 को 3 पढ़ रहा है, उसको बोलते हैं। एमनियोटिक द्रव का सुनहरा रंग किसको बताता है। एमनियोटिक द्रव का जो सुनहरा रंग है वो RH असंगति को बताता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भकालीन आयु से छोटा और गर्भकालीन आयु से बड़ा शिशुओं में पॉलीसिथेमिया किसके कारण होता है। तो ये होता है हाइपोक्सिया के कारण। किसके कारण, हाइपोक्सिया के कारण हो जाता है। फ्रेंड्स 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी मेरा व्हाट्सअप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी मिलेगी, साथ में आप ये नंबर सेव करके मुझे हाई लिख कर भी अपना नंबर सेव करा दीजिएगा। आने वाले समय में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, ट्रिक्स के साथ करना चाहते हैं, आने वाले एग्ज़ाम की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप मुझे यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा जिनका अप्रैल में एग्ज़ाम है, जिनका मार्च लास्ट में एग्ज़ाम है, अगर वो हर टॉपिक के ऐसे ही वस्तुनिष्ठ लगाना चाहते हैं, PDF MCQ हमारे पास, हमने हर टॉपिक के बहुत बारीकी से MCQ बनाया है, हर टॉपिक की थ्योरी बहुत अच्छे से तैयार की है, और हर टॉपिक के ट्रिक के साथ वीडियो अपलोड किए गए हैं टेलीग्राम पर। तो अगर आपको केवल टेलीग्राम पर वीडियो ही लेना है तो आप 199 में केवल टेलीग्राम पर वीडियो ले सकते हैं। हमने एक अलग ट्रिकी वीडियो करके ग्रुप बनाया है जहां पर लगभग 120 या 125 वीडियो हैं, और उन वीडियो में आपको सारी ट्रिक के द्वारा टॉपिक कवर हो जाएंगे, सारे अधिनियम उसमें ट्रिक के द्वारा हो जाएंगे, सारी योजनाएं हो जाएंगी अगर जिनको याद नहीं होता। इसके अलावा जो लोग सारा टॉपिक का MCQ चाहते हैं और MCQ के साथ उसका टेस्ट भी लगाना चाहते हैं, तो MCQ प्लस टेस्ट आप हमारा प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं 399 में। प्रैक्टिस बैच जो होगा उसमें क्या मिलेगा आपको, MCQ मिलेगा और क्या मिलेगा, प्लस टेस्ट मिलेगा प्रैक्टिस बैच में। एक हमारा है हम जीतेंगे बैच, हमारे हम जीतेंगे बैच जो पहले जो 800 रुपये वाला बैच था वही अब 499 में आ रहा है। उसमें क्या मिलेगा, उसमें MCQ भी मिलेगा आपको, उसमें आपको वीडियो भी मिलेगा, उसमें आपको ट्रिक्स भी मिलेंगी, सब कुछ आपको हमारे हम जीतेंगे बैच में मिलेगा। इसके अलावा एक हमारा टेस्ट वाला बैच है, इस टेस्ट बैच में आपको केवल टेस्ट सीरीज़ मिलेगी और केवल 199 रुपये चार्ज है, जिसमें आपको शाम से प्रैक्टिस भी मिलेगी हर टॉपिक के। कोई ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि एक ही टेस्ट है, आप कितना भी मतलब शाम से जो प्रैक्टिस स्टार्ट होती है हर टॉपिक की आप MCQ लगा सकते हैं टॉपिक वाइज। इसके अलावा एक अगर आपको केवल वीडियो लेना है ट्रिक के साथ तो वो भी आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी संबंधी समस्या। वर्तनी संबंध मतलब वर्तनी बोलने में समस्या हो रही है, स्पेलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं, वो जो मात्राएं हैं उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो इस प्रकार की समस्या होती है बच्चों में उसको विशेष आवश्यक बच्चे बोलते हैं, क्योंकि उनमें ये समस्या हो जाती है, उनको डिसऑर्थोग्राफिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसऑर्थोग्राफिया। लगातार अवसाद या तनाव की अवस्था क्या होती है, डिस्थीमिया को हम बोलते हैं लगातार अवसाद या तनाव की अवस्था। दृष्टि क्षीणता वाला एक बच्चा किसकी मदद से अधिगम को अधिकतम कर सकता है, श्रवण प्रणाली द्वारा। अगर किसी की दृष्टि क्षमता अच्छी नहीं है, वो देख नहीं सकता, तो वो सुनकर उस चीज़ को अपनी अधिकतम कर सकता है। सामाजिकता का अभाव किस प्रकार के बच्चे होते हैं, जिनमें सामाजिकता का अभाव होता है, जो कटे कटे रहते हैं, इंट्रोवर्ड होते हैं, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, वो बच्चे कौन से कहलाते हैं, वो ऑटिज्म बच्चे कहलाते हैं।
यह एक पेशीय विकार है जो ध्वनियों के उत्पादन के लिए जीभ और ओंठों के समन्वय को प्रभावित करता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। डिस्प्रैक्सिया क्या है? एक पेशीय विकार होता है जो ध्वनि के उत्पादन के लिए जीभ और ओंठ के समन्वय को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है बुलीमिया क्या होता है? बुलीमिया मतलब होता है भोजन ग्रहण संबंधी समस्या, या तो ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना या ज़रूरत से कम खाना, पता ही नहीं चलना कि हमने खाना ज़्यादा खा लिया है या कम खाया है, उसको हम बुलीमिया बोलते हैं। एनवीएलडी क्या होता है? एनवीएलडी का मतलब होता है कि अशाब्दिक, शब्द नहीं है, अशाब्दिक सीखने की क्षमता, बिना शब्दों के सीखना, मतलब एनवीएलडी। नेत्रहीन, गूंगे एवं बहरे किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? ये शारीरिक दिव्यांगता होती है। जो नेत्रहीन, गूंगे और बहरे होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? वो शारीरिक दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। एक काल्पनिक दुनिया, अपनी ही एक काल्पनिक दुनिया बना लेना और जिसमें तरह तरह के ख्याल आना, खुद के बारे में, दूसरों के बारे में। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं और अपना जो जीवन होता है वो इसी प्रकार से जीते हैं। तो ये कौन से लोग होते हैं? ये डिस्ग्राफिया होता है। डिस्ग्राफिया में क्या, सॉरी, डिस्टोपिया होता है। क्या होता है? डिस्टोपिया होता है। डिस्टोपिया में क्या होता है? बच्चे जो होते हैं वो एक खुद की एक अलग ही मतलब अपना एक अलग ही बना लेते हैं और उसी में ही जीते हैं और मतलब दूसरों से ना तो उन्हें बातचीत करना पसंद होता है, एक अलग ही उनके ख्याल रहते हैं, उन्हीं ख्यालों में खोए हुए रहते हैं, अलग अलग और प्रकार के उन्हें वो काल्पनिक भय होता है, अलग अलग सपने आते हैं। तो उस रोग को हम क्या बोलते हैं? डिस्टोपिया बोलते हैं। डिस्ग्राफिया मतलब क्या होता है? जो अस्थि संबंधित समस्या है वो डिस्ग्राफिया होती है। डिसलेक्सिया मतलब क्या होती है? पठन संबंधित समस्या होती है। अस्थि अक्षम बच्चों में क्या होने की संभावना होती है? अस्थि अक्षम बच्चे, मैंने अभी बताया था डिस्ग्राफिया। अगर हड्डी संबंधित, हड्डियां काम नहीं कर रही, लिख नहीं पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया हो जाएगा। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय प्रक्रिया को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, उसको कौन सी बीमारी है? डिसकैल्कुलिया है, तभी तो वो गणितीय समस्या नहीं कर पा रहा है। FAS का मतलब क्या होता है? फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। यदि जब बच्चा भ्रूण पेट में होता है और तो उसकी माता अगर अल्कोहल का उपयोग करती है, शराब पीती है, तो उसको फीटल अल्कोहल सिंड्रोम बोला जाता है। डिसलेक्सिया की पहचान किसने की थी? डिसलेक्सिया की पहचान की थी ओसवाल्ड बरखान ने। किसने की थी? ओसवाल्ड बरखान ने डिसलेक्सिया की पहचान की थी। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी में अक्सर भ्रमित हो जाता है, वो किसका है? पढ़ नहीं पा रहा है, वो जब पढ़ नहीं पा रहा तभी तो वो लिख नहीं पा रहा, तो पढ़ने संबंधित समस्या उसको हो जाएगी, पठन वैकल्य उसको हो जाएगा। कम आयु में ही अगर वृद्धावस्था के लक्षण दिख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको प्रोजेरिया बोलेंगे। प्रोजेरिया मतलब कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखना। शब्दों या वाक्यों का ज्ञान नहीं होना, अगर शब्दों या वाक्यों का ज्ञान नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरलेक्सिया बोलते हैं, जब शब्दों और वाक्यों का ज्ञान ही नहीं होता। डिसलेक्सिया विकार ग्रसित लोगों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं होता है? डिसलेक्सिया, उनमें स्वर्णिम जागरूकता बहुत कम होती है, वे श्याम पट्ट में सिर्फ नकल करके लिख सकते हैं। ये कोई बात नहीं होती कि केवल नकल करके लिख सकते हैं, उन्हें गद्यात्मक संचालन में कठिनाई होती है, ये भी सही है। ये एक जैसे दिखने वाले शब्दों में भ्रमित होते हैं, ये भी सही है। लेकिन वे श्याम पट्ट से नकल करके लिख सकते हैं, केवल सिर्फ आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो केवल इस पे, वैसे भी लिख सकते हैं, अकेले नकल वाली कोई स्पेशलाइजेशन ऐसा नहीं है। अधिगम क्षमता शब्द सबसे पहले किसने दिया था? सैमुअल क्रिक ने अधिगम क्षमता शब्द दिया था। अधिगम क्षमता किसने दिया था? सैमुअल क्रिक ने दिया था। झूठ बोलना या अतिशयोक्ति की आदत को क्या बोलते हैं? मिथेमोनिया बोलते हैं। जो जरूरत से ज़्यादा झूठ बोलता है, अतिशयोक्ति बातें करता है। एक भाषा विकार जो संचार कौशल, समझ क्षमता को प्रभावित करता है। देखो, जहाँ पर भाषा संबंधित विकार आ जाएगा वहाँ पर डिस्फेजिया आ जाएगा। फैज जहाँ पे आ जाएगा, फैजिया जहाँ पे आ जाएगा, वहाँ भाषा संबंधित विकार आ जाएगा। फैज मतलब भाषा। जिसको भी मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं सारे लोग लाइक ज़रूर करते जाए किसी, और कमेंट किया कीजिए, जिससे मुझे पता रहे कि किस किस का एग्ज़ाम अभी बचा है। इसके अलावा हम बहुत जल्दी FSO का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। एक FSO का करने वाले हैं, दूसरा आबकारी का करने वाले हैं और तीसरा MPPSC का करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हम 3 बैच स्टार्ट करने वाले हैं। जिसने भी FSO में, जिसने भी BSc किया हो, भले ही वो मैथमेटिक्स से किया हो, भले ही वो उन्होंने सिंपल बायोलॉजी से किया हो या मैथमेटिक्स सिंपल किया हो, जिसमें पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट अगर केमिस्ट्री है तो वो लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, या जिन्होंने BA से भी किया हो तो वहाँ पर कोई खाद्य वाला सब्जेक्ट हो तो वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो है 45 साल।
45 साल तक की लड़कियां और 40 साल तक के लड़के इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 1 डे एग्ज़ाम रहेगा। एमपीपीएससी से जॉब है तो एक अधिकारी वर्ग की जॉब है और दिसंबर में एग्ज़ाम है। इसका अच्छा खासा समय आपको मिलने वाला है। 28 मार्च से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी भरना चाहें इसको भर सकते हैं। हम बहुत जल्दी इसका बैच स्टार्ट करने वाले हैं। 1 अप्रैल से हम इसका बैच स्टार्ट करेंगे। जो भी एफएसओ का ट्रिकी बैच ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे व्हाट्सएप कर दे। पीएससी का बैच हम जून से स्टार्ट करेंगे, वो भी जो ज्वाइन करना चाहता है वो भी मुझे व्हाट्सएप कर दे। अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिएगा 6260190944। हमारा जो एफएसओ का बैच रहेगा उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, टेस्ट मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे विथ ट्रिक, हैंड रिटन थ्योरी नोट्स मिलेंगे और एमसीक्यू मिलेंगे हर टॉपिक के प्रैक्टिस प्रश्न मिलेंगे। ये सारा आपका चार्ज रहेगा। शुरू के 100 लोगों को ये 1999 में रहेगा। ये सारी चीज़ एक वन टाइम पेमेंट में आपको करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ आपका पूरा सिलेबस जो आपकी पूरा फर्स्ट पार्ट रहेगा, 2 पार्टों में कवर रहता है। ये एफएसओ का जो सिलेबस है दोनों पार्ट इसमें कवर करवाए जाएंगे। अगला है जब शारीरिक तापमान शरीर के तापमान से यह सामान्य से कम होता है तो उसको कितना होता है 35 डिग्री। सामान्य तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और हाइपोथर्मिया कब हो जाता है जब तापमान कितना होता है 35 डिग्री से भी जब कम तापमान हो जाएगा तो उसको हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। अगला है जन्म के समय अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अनॉक्सिया बोलते हैं। जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी होना। गणित के संकेत और नंबर पढ़ने की अक्षमता को क्या बोलते हैं। गणित के संकेत और नंबर पढ़ने की अक्षमता, पढ़ने की बात हो रही है यहाँ पर, पढ़ने की समस्या को हम क्या बोलते हैं डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो यहाँ पर लेक्सिकल हो जाएगा। अगला है चित्रांकन समस्या को क्या बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया, प्रैक्सिया को बोलते हैं। प्रैक मतलब चित्रांकन करने की समस्या। किस तकनीक का इस्तेमाल हकलाहट की समस्या के निदान में किया जा सकता है। लंबा संभाषण में किया जा सकता है। सीखने की वह क्षमता जो बाघ ध्वनियों की पहचान को प्रभावित करती है, मतलब पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करती है, जिससे पढ़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। जहाँ पर भी पढ़ने संबंधी समस्या आ जाती है वहाँ पर डिसलेक्सिया हो जाता है। ऑटिज्म अधिकतर किसमें होता है, जो ऑटिज्म होता है अधिकतम शिशुओं में होता है। ऑटिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, लियो कैनर ने किया था। कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं होती है। दृष्टि और श्रवण में समस्या, दृष्टि और श्रवण में जो समस्या होती है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑटिज्म जो बच्चा हो उसको देखने और सुनने में समस्या हो, वो सामाजिक संपर्क में नहीं बिठा पाता, शाब्दिक और अशाब्दिक संचार में उसको समस्या होती है, दोहराव नहीं कर पाता है ना, ये इसका कारण नहीं होगा दृष्टि और श्रवण समस्या। एससीजी इसको हम ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन बोलते हैं। ये किसके द्वारा सीक्रेट होता है, ये प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट होता है जो कि नाल द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इसी के द्वारा पता लगाते हैं हम कि लड़की गर्भवती है या नहीं। एनोरेक्सिया नर्वोसा किसका है, खाने संबंधित विकार है। एनोरेक्सिया मतलब खाने का मन ही नहीं करता, तो खाने से उसको वैसा परहेज सा होने लगता है, वो सोचता है कि मैं थोड़ा सा भी खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, तो ये खाने संबंधित विकार होता है। गर्भवती महिला में टीटी का जो टीके की 2 खुराक के बीच कितने का अंतर होना चाहिए, 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। 2 टीके इसको दिए जाते हैं, TD1 और TD2 दिए जाते हैं, भुजा में दिया जाता है और ये IM मोड से दिया जाता है और 0.5 ml इसकी मात्रा दी जाती है। ये पूछा जा रहा है टेटनेस का, इसलिए मैंने बता दिया। शुद्ध रूप से लिखावट समस्या, लिखने संबंधित समस्या किसमें होती है, अग्राफिया। शुद्ध रूप से लिखावट समस्या को क्या बोलते हैं, एग्राफिया बोलते हैं, जो शुद्ध रूप से लिखावट की समस्या होती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता क्या होती है, वजन घटना देखते हैं इसमें और शरीर की छवि में गड़बड़ी, ये दोनों ही एनोरेक्सिया नर्वोसा में, इसी कारण से खाना जो है व्यक्ति नहीं खाता। प्रसव पूर्व अवधि के दौरान महिला में जो रक्त की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। रक्त की मात्रा कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है जो हेल्प सिंड्रोम होता है, वैसे मैंने कल प्रैक्टिस सेट में इसको बताया था। ये प्री एक्लेम्सिया की स्थिति होती है। इसमें क्या होता है, रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं वो एकदम से टूटने लगती हैं। ये किस स्थिति की जटिलता, जब प्री एक्लेम्सिया वो चरम स्थिति पे पहुंच जाता है तो हेल्प सिंड्रोम हो जाता है। प्री एक्लेम्सिया से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। माता का जो BP है बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, माता का BP बढ़ जाना, मूत्र से प्रोटीन का आना, जी मचलाना, ये सारी चीज़ें प्री एक्लेम्सिया में होती हैं। एक्रोफोबिया क्या होता है, ऊंचाई से डर लगने को हम एक्रोफोबिया कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है? सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है। डिस्ग्राफिया मोटर कौशल मतलब होता है गतिक कौशल, गतिक कौशल मतलब होता है काम करना, जैसे चलना फिरना। डिस्ग्राफिया इनको प्रभावित नहीं करता, ये लेखन संबंधित समस्या से संबंधित होता है डिस्ग्राफिया। उदास या चिड़चिड़ा मन क्या होता है? डिस्थीमिया को उदास या चिड़चिड़ा मन बोलते हैं। इस विकार में व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा आहार ग्रहण करता है, भूखा न होने पर भी खाता है, उसको क्या बोलते हैं? बिंगी आहार विकार बोलते हैं। अगला है डिसलेक्सिया शब्द को किसने दिया था? डिसलेक्सिया शब्द दिया था रुडोल्फ वर्लिन ने डिसलेक्सिया शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है व्यवधान संबंधी मतलब ध्यान लगाने संबंधी विशेषता, जो कि मस्तिष्क का विकार होता है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं इसमें। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ADHD बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। और ये जन्म के तुरंत बाद हो जाता है। इसमें बेचैनी महसूस होती है, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है ना। तो ये सारे इसके काम होते हैं। ये क्या होता है? ADHD इसको हम बोलते हैं। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना कर रही, लिखाई में कर रही है, ठीक है। उसके अलावा उसको अक्षर बनाने में भी समस्या आ रही है। जब लिखाई में ही हो रही है तो आलेख संबंधित समस्या है, मतलब क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया हो जाएगा, क्योंकि उसको लिखने में समस्या हो रही है। ADHD का पूरा नाम अभी मैंने बताया था, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसका फुल फॉर्म होता है। शारीरिक कुरूपता विकार मतलब शरीर से ये है कि मुझे खुद में भ्रम है कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती हूँ या मैं बहुत ज़्यादा बुरी लगती हूँ, तो वो विकार जो क्या कहलाता है? डिस्मार्फिया कहलाता है। शब्द खोजने, कोई भी शब्द खोज नहीं पा रहे हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? डिस्नोमिया। डिस्नोमिया में किसी भी चीज़ को खोजने में समस्या पैदा होती है। अगला है RPW एक्ट 2016 के अनुसार कौन विशेष आवश्यकता वाले बालक का उदाहरण नहीं है? एसिड हमले, दृष्टिबाधित, ये तीनों ही हो जाएंगे, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। RPDW एक्ट क्या होता है? ये अधिनियम होता है कि राइट टू डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ इसको हम बोलते हैं। राइट ऑफ पर्सन विथ, W का मतलब होता है विथ और D का मतलब होता है डिसेबिलिटीज़। RPWD राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ इसको बोलते हैं। मतलब विकलांग बच्चों के मतलब जो भी सुविधाएं होती हैं, जो अयोग्यताएं होती हैं, उनके लिए ये अधिनियम आया था। इसमें 21 प्रकार की विकलांगता का वर्णन किया गया है। ये 1995 की जो अधिनियम आया था उसको रिप्लेस करके आया था। और ये लागू कब से हो गया था? 19 अप्रैल 2017 से ये लागू हो गया था। 19 अप्रैल 2017 से ये लागू हो गया था। और इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता का वर्णन किया गया है। कौन से ऑटिज्म में बच्चा ठीक से संप्रेषण नहीं कर पाता और संकेत को समझ भी नहीं पाता? क्लासिक ऑटिज्म। क्लासिक ऑटिज्म में बच्चा ठीक से समझ भी नहीं पाता है और भाषा और संकेत को समझ नहीं पाता, संप्रेषण भी नहीं कर पाता। आत्मचेतन संवेग जो दूसरे साल में आते हैं, खुद से जो आते हैं उनको क्या बोलते हैं? द्वितीयक संवेग बोलते हैं, जो खुद से प्राप्त हो रहे हैं। दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ है? देहरादून में दृष्टिबाधित संस्थान है। ये देखो, ये फिर विकलांगता अधिनियम आ गया। ये विकलांगता अधिनियम से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा बनेंगे आपको एग्जाम में। आने वाले जो एग्जाम हो, बाल श्रम नीति, बाल कानून, बाल देखरेख संस्थान, सबसे क्वेश्चन बनेंगे। भाषा संबंधित समस्या और एसिड अटैक विक्टिम को विकलांगता अधिनियम 2016 में क्या शामिल किया गया है? बिल्कुल किया गया। पहले एसिड अटैक वालों को बिल्कुल पहले केवल 7 प्रकार की विकलांगता शामिल थी 1995 में। उस समय एसिड अटैक वालों को शामिल नहीं किया था, लेकिन वर्तमान में एसिड अटैक वालों को शामिल कर लिया है। किस प्रकार के ऑटिज्म में बच्चा आधुनिक चीज़ों को नहीं अपना पाता? जो परवेलिव ऑटिज्म होता है उसमें पुरानी ही चीज़ों में खोया रहता है, नई चीज़ों को वो नहीं अपना पाता है। मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है? सिकंदराबाद में है मानसिक विकलांग संस्थान। कौन सा विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए विकलांगता अधिनियम 2016 के संबंध में सही नहीं है? है ना। सबसे पहला, सरकार विशेष विद्यालयों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल सही है। सरकार
समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। केंद्र सरकार विकलांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण दिया जाता है, ये गलत है। शिक्षा संस्थानों में 4% का आरक्षण दिया जाता है, 10% का नहीं दिया जाता। केंद्र सरकार कार्यालयों तथा संस्थानों को पहुंचने योग्य ढलान बनाए जाने चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा इसका सही नहीं होगा। किस पोषक तत्व के उच्च सेवन से रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है? सोडियम का अगर बहुत ज़्यादा सेवन करोगे तो उसमें क्या होगा, रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है। सोडियम के उच्च सेवन से रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है, याद रखिएगा। ऑटिज्म स्वलीनता को सबसे पहले किसने वर्णित किया था? केनर ने किया था। ऑटिज्म जो स्वलीनता वाला है उसको सबसे पहले, ऑटिज्म को ही स्वलीनता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कृत्रिम अंग संस्थान है, कृत्रिम अंग संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। कृत्रिम अंग संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम मतलब 2016 के अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाकर कितना कर दिया है? सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाकर 4% कर दिया है। पहले ये कितना था? पहले ये 3% था। अगला क्वेश्चन है जैनु बलगम जो है वो किसका परिणाम है? फ्लोराइड विषाक्तता का परिणाम होता है। अगला है विकलांग अधिनियम के अनुसार दृष्टि तीक्ष्णता कितनी होनी चाहिए? 40 डिग्री से कम होना चाहिए। दृष्टि तीक्ष्णता कितनी होनी चाहिए? 40 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी वो विकलांग हो कहलाएगा। गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दुगनी हो जाती है? देखो, लौह तत्व की भी हो जाती है और प्रोटीन की भी हो जाती है। लौह तत्व की भी हो जाती है। एक सामान्य महिला को कितना होता है? 29 चाहिए रहता है और इनको लगभग 40 चाहिए होता है। प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जैसे एक महिला को कितना चाहिए है? अगर ये 46 ग्राम, अगर हम गर्भवती महिला की बात करें तो 46 में 9 प्लस हो जाता है दूसरी तिमाही में और 22 प्लस हो जाता है किसमें? तीसरी तिमाही में। तो मेन जो लगभग दोनों ही तत्व समान मात्रा में बढ़ रहे हैं तो ये दोनों ही मेन आंसर होंगे। लेकिन एक अगर लगाना है तो लौह तत्व लगा दीजिएगा क्योंकि आयरन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्तियों को संबोधित करने का उचित तरीका क्या होता है? व्यक्ति जिसके पास बौद्धिक अक्षमता हो, व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता हो वो क्या कहलाएगा? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार मतलब ऐसे बच्चे कहलाएंगे जो दिव्यांग होंगे। सीमाबद्धता वाले मतलब बौद्धिक क्रियाशीलता में, बौद्धिक वही होगा ना जो सीख नहीं पाएगा। अगला क्वेश्चन है विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में कितने प्रकार की विकलांगताओं का वर्णन है? 7 प्रकार की विकलांगताओं का वर्णन है। और जो दिव्यांग अधिकारिता अधिनियम आया था उसमें कितनी है? उसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता का वर्णन है। सेरेब्रल पाल्सी एक प्रकार का मस्तिष्क रोग है, वो किस में पाया जाता है? छोटे बच्चों में पाया जाता है। कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट किसके अपशोषण में बाधक होते हैं? तो ये लोहे के अपशोषण में भी होते हैं और विटामिन डी के अपशोषण में भी बाधक होते हैं। दोनों के ही अपशोषण में बाधक होते हैं। अगला है अनुक्रम जिसमें वृद्धि शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहरी भाग की ओर बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं? निकट दूर क्रम बोलते हैं। जैसे वृद्धि कहाँ से हो रही है? शरीर के केंद्र से शुरू हो रही है। उन बच्चों को अल्पदृष्टि के रूप में माना जाता है जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता किसके बीच होती है? 20/70 से 20/100 के बीच होती है। 20/70 से 20/100 के बीच होती है, उनको हम दृष्टि तीक्ष्ण मानते हैं। निःशक्तजन अधिकार कानून के अनुसार बधिरता से श्रवण क्षति की सीमा क्या होती है? दोनों कानों में अगर 70 डेसिबल से कम श्रवण क्षति होती है, 70 डेसिबल से कम की सुनाई देते हैं तो वो कौन से कहलाते हैं? बधिर कहलाते हैं। क्वासी-ओडकर टर्म किसने दी थी? सिसिली विलियम्स ने दी थी 1933 में। क्वासी-ओडकर में कुपोषण के साथ एडिमा भी आ जाता है और क्वासी-ओडकर को मून फेस भी बोलते हैं। क्वासी-ओडकर को और कौन सी बीमारी बोलते हैं? क्वासी-ओडकर को मून फेस वाली बीमारी बोलते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित किस शब्दावली का प्रयोग उचित होता है? मतलब दिव्यांगजन हम बोल रहे हैं, विकलांग को तो विकलांग तो होगा नहीं। शारीरिक दिव्यांग है छात्र जिसका शारीरिक अशक्त है या मंदित छात्र, तो यहाँ पर दिव्यांगता ही बोलेंगे। छात्र जिसमें शारीरिक दिव्यांगता है, क्या बोलेंगे? छात्र जिससे शारीरिक दिव्यांगता।
ये पक्षी भी बिल्कुल यही कान में आके चिल्ला रहा है। मैं जहाँ पर वीडियो बना रही हूँ वहाँ पे हमारे घर के सामने एक विंडो है, विंडो के पास में कोई पक्षी है। सुबह के 4 बज रहे हैं तो वो कंटिन्यू, हो सकता है आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक दे रहा हो पेपर के लिए। देखिए उसकी आवाज़ चुप हो गया। चलो, तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त होता है? छात्र जिसके पास शारीरिक दिव्यांगता हो। विकलांग व्यक्ति का जो अधिकार अधिनियम है वो अधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? देखो, विकलांग व्यक्तियों का किया गया था 1995 में, और दिव्यांग इसी को ही अपडेट कब आ गया था? 2016 में। ठीक है, तो दिव्यांगता अधिकार अधिनियम अधिनियमित की बात आ जाएगी, अगर दिव्यांगता अधिकार की बात आ जाएगी तो 2016 में आ जाएगा, और विकलांग के नाम से आ जाएगा तो 1995 में आ जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लागू कब हो गया था? 19 अप्रैल 2017 को ये लागू हो गया था। कब? 19 अप्रैल 2017 को। विकलांगता की जांच के लिए जो विकलांगता पत्र बनाते हैं, कौन बना सकते हैं? केंद्र और राज्य दोनों ही बना सकते हैं। विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुसार शिक्षा संस्थानों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? जो विकलांगता अधिनियम के जो शिक्षा संस्थान होते हैं उसमें 4% आरक्षण दिया जाता था। वर्तमान में 2016 के अधिनियम के अनुसार 5% दिया जाता है। अगला है विकलांगता अधिनियम के अनुसार जो सरकारी नौकरी विकलांगता अधिनियम के अनुसार जो बोनापन होता है, विकलांगता अधिनियम के अनुसार जो बोनापन होता है, कितने से कम ऊंचाई वाला व्यक्ति होगा उसको विकलांगता अधिनियम में बोनापन भी दिव्यांग माना है। तो अगर जिसकी लंबाई जो होगी 4 फीट 10 इंच से कम ऊंचाई होगी, 4 फीट 10 इंच से कम ऊंचाई वाला जो बच्चा होगा वो बोना कहलाएगा। 4 फीट 10 इंच से जिसकी कम ऊंचाई होगी। विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016 में कितनी तरह की विकलांगताओं का जिक्र है? 21 प्रकार की विकलांगताओं का जिक्र इसमें किया गया है। पुनर्वास संस्थान कहाँ है? पुनर्वास संस्थान दिल्ली में भी है, कटक में भी है। पहले कटक में था, अब दिल्ली में हो गया। जो दोनों में आ जाए तो दिल्ली लगा के आना, एक आ जाए तो कटक लगा के आना। डिम्ब की बाहरी चरम परत जो होती है उससे क्या बनता है? उससे नाड़ी संस्थान बनता है। जो बाहरी एक्टोडर्म होती है, जो बाहरी जो एक्टोडर्म होती है, एक एक्टोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है और एक मीजोडर्म होती है। बीच वाली जो मीजोडर्म कहलाती है, रक्त वगैरह जिससे बनते हैं, और एक्टोडर्म से नाड़ी संस्थान बनते हैं। कौन सा ऐसा ऑटिज्म प्रकार है जिसमें बच्चा जो है वो अकेला रहना पसंद करता है? एस्पर्गर ऑटिज्म। एस्पर्गर ऑटिज्म में बच्चा अकेला रहना पसंद करता है। अगला क्वेश्चन है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में जो आरक्षण कितना प्रतिशत कर दिया है बढ़ाकर? उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण बढ़ाकर शिक्षा में 5% कर दिया है। प्रतीकात्मक विचार, संवेदक, मोटर समन्वय जैसी मनोवैज्ञानिक गतिविधियां कब विकसित होती हैं? पूर्व बाल्यावस्था में। प्रतीकात्मक वाली कब होती हैं? पूर्व बाल्यावस्था में। शारीरिक विकलांग संस्थान कहाँ है? दिल्ली में है शारीरिक विकलांग संस्थान। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में किसका उल्लेख नहीं है? शुरुआती पहचान का उल्लेख नहीं है। अनिवार्य शिक्षा का है, सामाजिक सुरक्षा का है, गैर भेदभाव का है। बोनापन कितने सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाला व्यक्ति होता है? 147.3 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? बोना कहलाएगा, बोनापन के अंतर्गत आ जाएगा। PWD अधिनियम 1995 के अनुसार अशक्त व्यक्ति को चिकित्सीय सत्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। कितने से कम अशक्तता वाला होना चाहिए? 40%। किस रोग को दिव्यांगता अधिनियम 2016 में शामिल किया? अल्जाइमर को भी किया है, हंटिंगटन एचडी रोग को भी किया है, मिर्गी रोग को भी किया है, डिस्टोनिया को भी किया है, तो सभी इसमें आ जाएंगे। किस बीमारी को दिव्यांगता अधिनियम 2016 में शामिल नहीं किया? देखो, सेरेब्रल पाल्सी को किया है, बोनापन को भी किया है, थैलेसाइमिया और पार्किंसंस को भी किया है। तंत्रिका संबंधित क्षति हो जाती है पार्किंसंस में। बहुस्क्लेरोसिस रोग को भी किया, इसमें भी तंत्रिकाएं संबंधित सजा ही है, तंत्रिकाओं से संबंधित क्षति हो जाती है। सिजोफ्रेनिया मानसिक बीमारी, द्विध्रुवीय विकार, उपरोक्त सभी को शामिल किया गया। 21 जो है उनको शामिल किया गया है। एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है, उसका दृष्टि क्षेत्र 20 डिग्री है,
और वह उसकी दृष्टि क्षीणता कितनी होगी? अत्यंत उपयुक्त सुधार के साथ 6/60 से कम, अत्यंत उपयुक्त सुधार के साथ 6/60 से कम होगी तो वो दृष्टि क्षीण होगा। कौन सा आनुवांशिक रोग है इनमें से? हंटिंगटन, जिसको HD रोग भी बोलते हैं, आनुवांशिक रोग होता है। ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ? 1930 में हुआ था, लुईस ब्रेल ने किया था। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 विद्यालयों में किसका समावेश करने की बात की थी? स्वास्थ्य जांच की बात की थी। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 ने बोला था कि विद्यालयों में स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए, स्वास्थ्य जांच का समावेश होना चाहिए। राष्ट्रीय आर्थोपेडिक संस्थान कोलकाता में है। ऑर्थोपेडिक संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में है ऑर्थोपेडिक संस्थान। किस रोग में मांसपेशियों में अनियंत्रित संकुचन होता है या ऐंठन होती है? डिस्टोनिया में। डिस्टोनिया एक बीमारी होती है जिसमें मांसपेशियों में अनियंत्रित संकुचन होता है। किस रोग को HD रोग होते हैं? जिसमें निगलने में समस्या होती है और तंत्रिका समस्याएं भी नष्ट हो जाती हैं। हंटिंगटन रोग को HD रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जो निगलने में समस्या होती है। अगला है, कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षण के बजाय लिखित परीक्षण देना। लिखित परीक्षण अगर दे दोगे तो जो श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में क्या करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा। भारतीय पुनर्वास परिषद का गठन कब हुआ था? भारतीय पुनर्वास परिषद का गठन 1986 में हुआ था। जितने भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के जो स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, उनको जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो इसी भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा दिया जाता है, जिसको हम RCI बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? RCI बोलते हैं। उसी को भारतीय पुनर्वास परिषद बोलते हैं। इसी में ही इनका प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कब गठित हुआ था? 1986 में हुआ था। IEDSS क्या होता है? ये जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन होती है सेकेंडरी स्टेट की, इसको कब स्टार्ट किया गया था? 2009 में इसको आरंभ किया गया था। वैश्विक स्तर पर भी इसको 2015 में आरंभ किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं यही से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो भी इसकी PDF लेके बार बार करना चाहते हैं, वो जिन्होंने बैच लिया हो वहाँ पर टेलीग्राम पर 500 MCQ करके डली हुई है, तो उसको कर सकते हैं। IEDSS का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो इनकल्सिव मतलब होता है समावेशी शिक्षा। इनकल्सिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा फॉर डिसेबल्ड मतलब जो होते हैं, जो कि मतलब जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, डिसेबल या अशक्त जो बच्चे होते हैं, एट सेकेंडरी स्टेज। एकीकृत शिक्षा प्रणाली थी, उसको जो 1974 में आई थी, उसकी ही जगह पर इसको लाया गया था। इनकल्सिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज इसको हम बोलते थे। कब आया ये? 2009 में आया। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस तिथि को आया था? 22 मई 1987 को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम आया। कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण में नहीं आता? हल्की, मध्यम, गंभीर, तीव्र, दोनों ही ये सारे ही आते हैं। इनमें नहीं आता तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर इन तीनों के कंपैरिजन में देखें तो तीव्र मंदता नहीं होता है, गंभीर मंदता इसमें हो जाता है। समावेशी विशेष शिक्षा पर का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? फिनलैंड में हुआ था समावेशी विशेष शिक्षा शब्द का प्रयोग। विकलांग बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 किस दिन लागू हुई थी? 10 फरवरी 2006। 10 फरवरी 2006 को लागू हुई थी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में कौन सी कक्षा के पास छात्र आते हैं? 8वीं कक्षा के छात्र आते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, माध्यमिक शिक्षा अभियान 2013 में इसको आरंभ किया गया था। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, देखो भारतीय पुनर्वास परिषद कब आया था? 1986 में आए थे। और अधिनियम कब आ गया था? भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 में आ गया था। ठीक है, परिषद 1986 में और अधिनियम कब आया था? 1992 में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो बच्चे पढ़ाएंगे उन टीचर्स को यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कहाँ प्रशिक्षित किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समावेशी शिक्षा महंगी है, सही है। एकीकृत शिक्षा सस्ती है, दो ये सही है। एकीकृत शिक्षा नवीन है। समावेशी शिक्षा छात्र केंद्रित है और एकीकृत शिक्षा शिक्षक केंद्रित है, दोनों ही सही है। सभी इसके सही हो जाएंगे। पीड़ादायक मासिक चक्र को हम क्या बोलते हैं? डिस्मेनोरिया बोलते हैं। RMSA मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जो अभियान है, किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? 15 से 25 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब आया? 1987 में आया था। IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जो अभी अपन ने पढ़ा है
इनकल्सिव एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, उसके पहले ये आ गया था 1974 में। IEDC आ गया था 1974 में, जिसको बढ़ा के फिर IEDSS लाया गया। समावेशी शिक्षा में किसके निष्कासन पर बल देती है? भेदभाव के निष्कासन पर समावेशी शिक्षा बल देती है। विशेष आवश्यकता वाले छात्र या बिना विशेष आवश्यकता वाले छात्रों पर दिया जाने वाला विशेष ध्यान क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षा। क्या बोलते हैं? उपचारात्मक शिक्षा बोलते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले या बिना विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को दिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान में किसे अपनाया गया है? सर्व शिक्षा अभियान में शून्य अस्वीकृति नीति को अपनाया गया है। ये मैं करवा चुकी हूँ आपको ये क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान का मैंने एक पूरा वीडियो ही पूरा लाया है, उसको देख लेना। इसकी PDF पूरी पढ़ लेना जिनके पास भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से ही फैक्ट आपके क्लियर होते जाएंगे और आप एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग लगा के कर पाओगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार किस वर्ष तक समावेशी शिक्षा को पूर्ण रूप से लागू करने का निर्देश दिया है? 2030 तक निर्देश दिया है। कब? 2030 तक। दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा में अंतर्निहित एक महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत कौन सा है? समायोजन इसका एक महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है। मध्य प्रदेश में आशा दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का उद्देश्य क्या होता है? विकलांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। इसकी स्थापना 99 में हुई थी, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की, है ना। NT इसको बोला जाता है, और विकलांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। वंचित और हाशिए पर स्थित समूह की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने के लिए क्या सुनिश्चित किया है? शिक्षा में साम्यता उपस्थित हो, ये सुनिश्चित किया है। कुर्ज़फेल्ड जैकब रोग जैसी बीमारियों के लिए जो अद्वितीय प्रियन होता है, जिसके कारण ये होते हैं, क्या होता है? प्रोटीन होता है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का गठन कब हुआ था? 1999 में राष्ट्रीय अधिनियम का गठन हुआ था। कौन सा सिद्धांत शिक्षा के समावेशन के लिए बाधक होता है? विद्यार्थियों को विविध प्रकार से नामीकृत करना। अलग अलग प्रकार से नामीकृत करना इसके लिए गलत होगा। अलग प्रकार से प्रस्तुत करना सही हो जाएगा, अभिव्यक्त करना भी असही हो जाएगा, मतों को अलग अलग बच्चों के हिसाब से, लेकिन उन्हें नाम अलग अलग देना ये गलत हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम कब आया? 7 अप्रैल 2017। मानसिक स्वास्थ्य नीति की बात नहीं कह रहे हैं, देखभाल अधिनियम की बात कर रहे हैं। कब आया है? 7 अप्रैल 2017 को आया है। माध्यमिक स्तर पर जो IEDSS की स्थापना हुई है, उसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को कब शामिल किया? 2013 में। 2013 में ही ये आया था और उसको IEDSS में शामिल कर लिया था। एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती? व्यवहारिक व सामाजिक भागीदारी, समस्याग्रस्त क्षेत्रों के बालकों को शीघ्र व सतत संपर्क, निदानात्मक उपचार, अधिकतम प्रयोग या निम्न धैर्य स्तर? निम्न धैर्य स्तर की आवश्यकता नहीं होती, उच्च धैर्य रखना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा अनिवार्य? ये 2017 में पूछा था। संसाधन शिक्षा अनिवार्य। ये अभी भी पूछ सकते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किस प्रकार की कक्षा अनिवार्य। हो सकता है पूछा भी गया, क्योंकि सब आके ये बोल रहे हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से पूछ रहे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से पूछ रहे हैं, लेकिन कोई बता नहीं रहा कि क्या पूछ रहे हैं। मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने और ऐसे व्यक्तियों के लिए अधिकारों की रक्षा, प्रचार और पूर्ति करने के लिए एक अधिनियम आया। उस अधिनियम को क्या बोलते हैं? उस अधिनियम को बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की एक प्रमुख विशेष, नेफ्रोटिक मतलब जो नेफ्रॉन्स से संबंधित होता है, इसकी एक विशेष विशेषता होती है प्रोटीन यूरिया, मतलब प्रोटीन मूत्र में बहुत ज़्यादा आता है। नेफ्रॉन्स किडनी से संबंधित है, किडनी मूत्र से संबंधित होती है। एकीकृत शिक्षा योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब शामिल किया गया? 2001 में शामिल किया गया। भारतीय पागलपन अधिनियम कब आया था? भारतीय जो पागलपन अधिनियम है वो 1912 में आया था। जो व्यक्ति विकलांग पुनर्वास के लिए कार्य करेगा उसे शासन की ओर से प्रशिक्षण कहाँ दिया जाएगा? भारतीय पुनर्वास परिषद में दिया जाएगा। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या होती है? शिक्षक की प्रमुख भूमिका ये है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता का एहसास कराने का अवसर मिले। समावेशी शिक्षा पर विश्व सम्मेलन कब हुआ? 1994 में हुआ।
अगला क्वेश्चन है, विकलांग बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति कितने वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? देखो, वैसा जो अधिनियम आया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो 14 वर्ष तक के बच्चों को करता है, लेकिन जो ये विकलांग बच्चों के लिए आया है ये राष्ट्रीय नीति जो आई है कितने वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करती है? 18 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करती है। ये पिछली बार 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम को चयन करना है। रंगोली, फोटोग्राफी, नाट्यशाला या मूर्ति, इनमें से क्या अलग है? देखो, रंगोली, फोटोग्राफी, मूर्ति ये देखने वाली चीज़ है, लेकिन नाट्यशाला मतलब ये क्या है? बनाने वाली चीज़ है, और नाट्यशाला क्या है? देखने वाली चीज़ है, तो ये इसमें अलग हो जाएगा। बाल रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड प्रोग्राम आरंभ हुआ है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2018 में हुई थी। भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 में संशोधन कब हुआ था? 2000 में हुआ था। जो 1992 वाला है उसमें 2000 में संशोधन हुआ था। किस प्रकार की शिक्षा में अपंग छात्रों को सामान्य छात्रों की तरह माना जाता है? समावेशी शिक्षा में माना जाता है। समावेशी शिक्षा में जो अपंग बालकों को सामान्य बच्चों की तरह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो विशेष शिक्षा कार्यक्रमों की प्रस्तुति करते हैं ऐसे जो सभी शिक्षक हैं किस संस्थान द्वारा विनियमित होते हैं? वो RCI द्वारा विनियमित होते हैं। किसके द्वारा? RCI द्वारा विनियमित होते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। एक समावेशी कक्षा में क्या होता है? एक समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच होती है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के बच्चे होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम लागू कब किया गया? देखो, ये आ तो 1987 में गया था, ये आ तो 1987 में गया था और 1987 वाला अधिनियम कहते हैं, लेकिन ये लागू हुआ था 1993 में। डैश छात्रों को किसी भी क्षेत्र में उनकी क्षमता या कमजोरी की परवाह किए बिना एक कक्षा और समुदाय में एक साथ लाती है। कौन सी शिक्षा लाती है? उनकी क्षमता को देखे बिना एक साथ जो लाती है वो होती है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा बच्चों को एक साथ लाती है। अगला है, RCI के अध्यक्ष कौन है? इयान कोडोजो। इयान कोडोजो हैं वो RCI के अध्यक्ष हैं। विकलांग बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय नीति आई है कितने वर्ष तक के विकलांग बच्चों की पहचान कर उन्हें उपचार करने और उसमें समावेशी शिक्षा में शामिल करने की बात करता है? 6 वर्ष तक के बच्चों को पहचान करके उनको समावेशी शिक्षा में शामिल करने की बात करता है। अगला क्वेश्चन है, जो समस्या समाधान विधि है, समस्या समाधान जो विधि है उस समस्या समाधान विधि के मतलब जनक कौन है? समस्या समाधान विधि कौन लेके आया था? किलपैट्रिक लेके आए थे। समस्या समाधान कौन लेके आया था? किलपैट्रिक लेके आए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य बाधित बालकों का बुद्धि स्तर कितना होता है? जो स्वस्थता से बाधित जो बच्चे होते हैं उनका जो स्तर होता है वो सामान्य से कम होता है। ICSE जिसको हम जो काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में दिल्ली में हुई थी। अगला है, मॉन्टेसरी पद्धति में किस प्रकार की रुचियां एवं क्षमताओं का उपयोग होता है? प्राकृतिक। मॉन्टेसरी पद्धति में किस प्रकार की रुचियों का उपयोग करते हैं? प्राकृतिक रुचियों का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षा में बालकों की शिक्षा की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? खेल विधि। खेल विधि से बच्चा सबसे अच्छी तरीके से सीखता है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। हमारे मारिया मॉन्टेसरी जो है समावेशी शिक्षा की प्रवर्तक हैं जिन्होंने इसको आगे लाने का काम किया था। कौन सा किंडरगार्टन के लिए एक विकास क्षेत्र नहीं होना चाहिए? कौन सा एक किंडरगार्टन के लिए विकास क्षेत्र नहीं होना चाहिए? क्रियात्मक और शारीरिक विकास, भाषा संचार, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। देखो, इसे पाठ्य पुस्तकों के आसपास केंद्रित होना चाहिए। किंडरगार्टन एक खेल है तो खेल में पाठ्य पुस्तक तो होगा ही नहीं। जब किसी बच्चे को सीखने की जिम्मेदारी और स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको शिक्षार्थी केंद्रित बोलते हैं क्योंकि वो सीख रहा है। स्वास्थ्य बाधित बालकों का अर्थ क्या होता है? स्वास्थ्य बाधित मतलब होता है जो जिनके पास कोई बीमारी से ग्रसित होते हैं, जिनके पास अजीर्ण रोग होते हैं, जो किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनको हम बोलते हैं अजीर्ण रोग। स्वास्थ्य बाधित बच्चे उनको बोलते हैं।
मॉन्टेसरी किस शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। तीसरी शिक्षा नीति वर्तमान में 2020 में जो चल रही है वो तीसरी शिक्षा नीति है। श्रवण वाद्यताओं का जो वर्गीकरण का आधार है वो क्या होता है? डेसिबल। डेसिबल के बोलते हैं, और 70 डेसिबल से कम जो होता है वो सुन नहीं पाता है। समावेशी शिक्षा को जो लागू करने का उद्देश्य रखा है वो कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। समावेशी शिक्षा को लागू करने का उद्देश्य कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। मतलब एनी हाउ इसको 2030 तक लागू कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें बोला है। सतत विकास लक्ष्य में भी इसमें ऐसा ही बोला है। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का गठन कब हुआ था? 1870 में हुआ था। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 में हुआ था। समस्या समाधान के जनक कौन है? तो जॉर्ज पोल्सा। जॉर्ज पोल्सा समस्या समाधान के जनक हैं। नई शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा को कब तक शामिल करने का बोला है? 2030 तक बोला है। मॉन्टेसरी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी याद रख लेना कि शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर बल देने की पद्धति है मॉन्टेसरी पद्धति। मॉन्टेसरी पद्धति इसके अलावा ये भी बोलती है कि एक संरक्षित वातावरण बनाया जाए बच्चों को सीखने के लिए। मॉन्टेसरी पद्धति संरक्षित वातावरण बनाने की भी बात करती है। ये राजस्थान सुपरवाइजर में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन कि जो मॉन्टेसरी पद्धति है किस प्रकार के उपकरण की बात करती है, कौन से उपकरण खेलने के लिए लाए जाएं? लकड़ी के उपकरण की बात करती है। लकड़ी के उपकरण को खेलने के लिए लाया जाना चाहिए। कोई बच्चा समस्यात्मक है, कोई बालक समस्यात्मक है, तो उसके कारणों को कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि हाँ वो समस्यात्मक है? तो उसका जो परीक्षण है वो प्रक्षेपित परीक्षण द्वारा हम पता कर सकते हैं कि ये बच्चा मतलब उसमें समस्या है या नहीं है। हेर्मिटेज स्कूल की स्थापना डेक्रोली ने की थी। कब की थी? 1987 में की थी। मारिया मॉन्टेसरी कहाँ से संबंधित है? इटली से संबंधित है मारिया मॉन्टेसरी। किंडरगार्टन पद्धति अगस्त फ्रोवेल लेके आए थे। फ्रेंड देखिए ये अधिनियम की ई बुक है और इसमें पूरे अधिनियम बहुत शानदार तरीके से जैसे आप ये पढ़ रहे हैं इसी प्रकार से पूरे अधिनियम कवर है। 2000 प्लस MCQ है इसमें अधिनियम की ई बुक में। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की, इसमें मैंने समावेशी शिक्षा नहीं पढ़ाया है, इसमें समावेशी शिक्षा के भी प्लस 150 प्लस क्वेश्चन है। बहुत शानदार ई बुक है, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इसके अलावा एक स्कूल पूर्व शिक्षा की भी ई बुक मिलेगी, इसमें 10,040 MCQ की 1040 MCQ की। साथ में बाल श्रम नीति, बाल कानून, बाल नीतियाँ उसके करीब 200 प्रश्न मिलेंगे और बाल संस्थान से करीब 150 प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा 4 सेक्शन से कुछ नहीं जा रहा है, जिनका अप्रैल में पेपर है बस इन्हीं को लगा लो। आज ग्रंथि एवं हार्मोन से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको हमारी एक PDF मिलेगी, उसमें ग्रंथि हार्मोन के क्वेश्चन है, आप केवल वही लगा लेना। इसके अलावा सारी योजनाओं का भी एक ई बुक बनाई गई है विभागीय योजना करके, इसमें सारे विभागों की योजनाओं को अलग अलग पार्ट में कवर किया गया है और उसके भी बहुत सारे प्रश्न उसमें कवर किए गए हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट के भी आपको करीब 1000 से ज़्यादा MCQ मिल जाएंगे, जिसमें ICMR, मानव रोग, टीकाकरण, कुपोषण, गर्भवती सारे प्रश्न एक साथ मिल जाएंगे। तो अगर आप इनकी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी के बाद ट्रिक लगाकर वीडियो देखना चाहते हैं और उसके बाद MCQ करना चाहते हैं, तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच ले लीजिए 499 वाला। और केवल MCQ पढ़ना चाहते हैं तो आप 399 वाला हमारा बैच ले लीजिए, दोनों के साथ टीकाकरण आपको मिलेगा। केवल आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो 199 वाला बैच ले सकते हैं। ये हमारा फुल पैकेज है, जिसमें प्रैक्टिस भी है, थ्योरी भी है, MCQ भी है, वीडियो लेक्चर भी है, रोज टेस्ट भी है और ट्रिक द्वारा टॉपिक भी याद है। ये पूरी विभागीय योजनाओं की ई बुक है, हर विभाग की योजना आपको मिलेगी। महिला बाल विकास, पंचायत, सामाजिक न्याय, आदिवासी, स्वास्थ्य, हर विभाग की योजनाएं आपको इसमें मिलेंगी। ये विकास और पंचवर्षीय योजना का अगला वीडियो मैं इसी का ही लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, बहुत शानदार है, इसमें पूरे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। सीधा मैं थ्योरी इसकी पढ़ा दूंगी। ये स्वास्थ्य नीति योजनाओं की है, ठीक है, ये एक बार पढ़ लो। भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और 1 अक्टूबर 2007 को इसको प्रमाणित भी कर दिया गया है। विकलांगता की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 करोड़ में से लगभग 2.68 करोड़ लोग विकलांग हैं। 2.68 करोड़ में से लगभग 1.5 करोड़ पुरुष हैं और 1.18 करोड़ महिलाएं हैं। इनमें से 7.62% विकलांग व्यक्ति 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं। विकलांग आबादी का लगभग 69% गाँव में रहता है।
भारत में विकलांग के लिए जो अनुच्छेद बनाए गए हैं, अनुच्छेद 41 में बोला गया है कि राज्य अपनी क्षमता, अपने सीमा में जो भी पिछड़े लोग रहेंगे, जो भी जिनका वंचित वर्ग रहेंगे, जो आर्थिक अक्षम रहेंगे, बीमारी वाले रहेंगे, उनको सार्वजनिक सहायता प्रदान करेगा। मनरेगा हुआ, कोई भी रोजगार योजना हुई, सारी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। विकलांग और बेरोजगारों को राहत संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। ये मैं ऊपर बीमारियां बता चुकी हूँ, 21 बीमारियां हैं। नौकरी में पहले 3% आरक्षण दिया जाता था, अब 4%। उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले 3 दिया जाता था, अब 5% दिया जाने लगा। 6 से 18 वर्ष तक की, हर जगह पे 14 वर्ष तक के लोगों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, लेकिन विकलांग बच्चों को 18 वर्ष तक के को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। सुगम्य भारत अभियान का आरंभ भी इसके लिए किया गया है 3 दिसंबर 2015 को। दिव्यांगजनों का, अब आपसे पूछ सकते हैं ये जो सुगम्य भारत अभियान है ये किसके लिए आया है, तो दिव्यांग लोगों के लिए आया है। 3 दिसंबर 2015 को इसकी शुरुआत की गई है ना। और ये महत्वपूर्ण योजना है, तो ये भी पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। यहाँ से रोज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से आप लोगों को कर लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।